अच्छा, इसमें जो ये था कि काफ़ी मतलब हमारे पास आंसर्स आप लोगों ने किए हैं। अच्छा, इसमें मेरा ये जो है वो सजेशन है, जिस तरह आप लोग इसको डिवाइड करते हैं अपने, ये ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, प्रिंसिपल डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ये वही पांच सेक्शंस हैं जो आपके एफआरसीआर में तो ऐसे ही लिखे होते हैं, लेकिन जो आपकी एफसीपीएस है उसमें भी ये जो सेक्शंस है ना, ये डिवाइड किए होते हैं इन्होंने इसी तरीके से। वो डिवाइड से मुराद ये है कि पांच ही चीज़ों में आपने इसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्लिट करना होता है। तो इसमें बिल्कुल सही है कि जो एफसीपीएस कह रहे हैं उसमें जो ऑब्जर्वेशन है उसमें वो स्टडी का टाइप लिख देते हैं कि ये चेस्ट एक्सरे है या क्या स्टडी है, जो भी स्टडी है उसको लिखा जाता है। उसके बाद इंटरप्रिटेशंस में जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, आइडियली उसमें जो मेरी रिकमेंडेशन है और सारों की है उसमें यह है कि इसको पैराग्राफिंग की बजाय नंबरिंग ज़्यादा बेहतर है कि आप और पूरा सेंटेंस भी कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती कि देयर इज़ ए या इस तरह। उसमें बस लिख दे पैच्यूपेसिटी राइट अपर लोब, पैच्यूपेसिटी इन दिस रीजन। उससे ये होगा कि आपका जो टाइम है ना, जो वेस्टेज है वो बच जाएगी। यहाँ पे जो आपका जो खासतौर पे रैपिड्स जो आपके होते हैं, ये लॉन्ग केसेस है फर्स्ट ईयर में, और जो आपका टॉक्स है उसमें जो आपकी यानी कि कंपटीशन होता है वो टाइम के अगेंस्ट ही हो रहा होता है। तो जितने आप लोग टाइम सेविंग टूल्स अपने बना लेंगे तो उतना बेहतर है। दूसरी एक और चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट है, वो ये होती है कि बहुत सारे लोग ना ये समझते हैं कि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादा लिखने से कम तो नंबर मिल सकते हैं, ज़्यादा नहीं मिल सकते। उसकी रीज़न है कि जो पॉइंट्स होंगे ना आपके, हमें की मिल जाती है कि जी ये पांच चीज़ें देख के हर चीज़ का एक नंबर है। अब आपने चाहे 20 पैराग्राफ भी लिख दिए, हमने उन पांच चीज़ों के ऊपर ही नंबर लॉट करने हैं। तो अब उसमें ये होता है कि वो हमें फिर ढूंढने में, यानी कि उसके आंसर के अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। और उसमें कई दफ़ा चांस होता है कि आपने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि पॉइंट पॉइंट लिखा हो और जो एग्जामिनर है उसने उसको रीड ही नहीं किया हो, उससे ओमिट हो गया हो। तो इसलिए अपनी जो राइटिंग स्टाइल है उसमें आप मेक श्योर करें कि जो राइटिंग टाइम है ना आपका केस को लिखने का, आप अपने यानी कि जब टाइप करना शुरू करें तो मेक श्योर करें कि 1 से 2 मिनट्स के अंदर अंदर आपने सारा कुछ लिख देना है इसमें। इससे ज़्यादा अगर आपका टाइम जा रहा है, लाइक आप 3 मिनट्स 4 मिनट्स पे पहुंच रहे हैं, तो फिर रेस्ट श्योर्ड है कि फिर आप कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ आएंगे एग्जाम के अंदर। तो इसलिए आप जब, आपको ये टॉक्स लगाने का मकसद ये है कि आप इसको सेल्फ टाइम मोड में करें। आप केस को भी देखने में आपको 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं, लेकिन टाइपिंग तब तक ना स्टार्ट करें जब तक कि आप अपनी सारी की सारी फाइंडिंग्स देख नहीं लेते। जैसे ही आपने अपनी सारी फाइंडिंग्स देखी हैं उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन में, बिल्कुल ठीक है मेजोरिटी ने इसके अंदर एक्सरे फ्रंटल प्रोजेक्शन ही लिखा था, लेकिन अब इसमें इंटरप्रिटेशन तो थी हमारी, उसमें हम बहुत सारा डिफरेंस आ रहा था। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एक और दो, हम्म, तीन चार, नहीं, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 8 9 लोगों से जो है ना ये पिक हुआ था, आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30 35 लोग, कि ये एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइंडिंग थी। और वो क्या थी कि ये इसके अंदर सारी फाइंडिंग्स थी। जो पहला एक्सरे था आपका, पहली चीज़ ये थी कि आपकी ये जो एक ट्यूब जा रही थी, और हमेशा पहले, मतलब पहले ही दफ़ा से मैं आपको बता रहा हूँ जब से मैंने ये क्लास स्टार्ट की है, कि अगर आपने ट्यूब क्लियर करनी है तो आप पहली अटेम्प्ट में, यानी कि पहले जब जैसे ही स्टार्ट किया आपने एक्सरे, तो पहली फाइंडिंग आपकी हमेशा ट्यूब्स एंड लाइंस को क्लियर करना होनी चाहिए। अगर आप ट्यूब्स एंड लाइंस को क्लियर करेंगे तो फिर आप आगे बाकी फाइंडिंग्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, या नहीं भी मिलेंगी तो कम से कम जो मेन फाइंडिंग है ना आपकी, वो आपको जरूर मिल जाएगी। और अगर लाइंस एंड ट्यूब्स क्लियर हैं तो बस फिर आपको दोबारा लाइंस एंड ट्यूब्स में दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या करना है आपने कि यहाँ पे ये जो एक्सरे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको ट्यूब दिखाता हूँ। ये देखें, ये पूरी की पूरी लेज़र विंटर, ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, ये यहाँ से जाती हुई इधर से, ये एनजी ट्यूब है। इसका पाथ क्या होता है कि यहाँ से जाके इसने स्टमक में इस जगह जाना होता है, जबकि ये ट्यूब क्या कर रही है, यहाँ से आके ये राइट मेन स्टेम ब्रोंकस से होती हुई, इसके राइट लोअर लो ब्रोंकस में से होती हुई राइट लंग के अंदर जाके इम्प्लांट हो गई या वहाँ पे चली गई। अब अगर आप इसके अंदर जो है वो देंगे ये फाइंडिंग्स, तो उसके साथ यही प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा क्या होता है कि अब इसमें आपके ये जो बाकी सारी फाइंडिंग्स है उसमें लिखा हुआ है कि एलजी ट्यूब का आपके राइट मेन स्टेम ब्रोंकस था, राइट बाकी हेमी डायफ्राम ठीक था, और
इसके बाद बाकी सारी की सारी फाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने न्यूमोपेरिटोनियम लिखा है, जबकि बिल्कुल न्यूमोपेरिटोनियम का कोई साइन नहीं था। फिर उसके बाद, और इसलिए उसकी रीज़न ये थी कि जो मेन फाइंडिंग थी वो आप लोग, चूंकि काफ़ी सारे लोग मिस कर गए, तो मिस करने के बाद फिर क्या हुआ कि फाइंडिंग्स क्रिएट की गई। क्रिएट से मुराद ये होता है कि बंदा जो ब्रेन है ना, वो इसको सीसीएफ भी नज़र आएगा इसके अंदर, आपको मीडियस्टाइनल वाइडनिंग भी नज़र आएगी, लेकिन वो सारी की सारी ट्रू फाइंडिंग्स कोई भी नहीं होती। जो फाइंडिंग होती है ना, वो कैटेगोरिकली होती है। एक वो इसमें है कि अ, या बिल्कुल कंफर्म वो चीज़ फाइंडिंग है या नहीं है। मतलब ये डाउट में अगर है तो उसका मतलब है वो फाइंडिंग नहीं है ज़्यादा, कि वो फाइंडिंग एग्जाम वाले केस के अंदर है। ठीक है, यानी कि ये रूल आपने याद रखना है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं इट्स अ हेल येस और नो, कि या तो ये पक्का बिल्कुल ठीक है, या फिर ये फाइंडिंग ही नहीं है। तो यही आपने इसके अंदर जो है वो याद रखना है कि इन केसेस के अंदर जब भी आप करेंगे तो फाइंडिंग बिल्कुल डिस्क्रीट होनी चाहिए, फिर आप जाएंगे। अच्छा, उसके अंदर रॉन्ग नंबर कट जाते। अच्छा, इसमें हाँ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखें। अब जो होता है ना, यानी कि क्वेश्चन ये है कि अगर डायग्नोसिस आते गलत डायग्नोसिस भी लिख दिया जाए तो क्या वो नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखें, आपने वहाँ पे अपनी जो नॉलेज है उसकी बम्बार्टमेंट नहीं करनी। और इंटेलेक्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप एग्जामिनर को वो चीज़ें बताना चाह रहे होते हैं कि मुझे इसका भी पता है, मुझे इसका भी पता है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअलाइजेशन प्रोसेस होता है वो आपकी एंग्जाइटी के अंदर वो प्रोमिनेंट हुआ होता है, कि आप उसमें जब एंग्जाइटी स्टेट में होते हैं तो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो आपने इसमें ये याद रखना है कि ये इस तरह का अगर कोई चीज़ आपको नज़र आए, यानी कि जो आप रॉन्ग अगर डायग्नोसिस लिखेंगे तो उसमें वो उसके नंबर डिस्क्रीटली तो नहीं काट सकता, लेकिन आपका अगर उसने मार्जिन है ना उसके पास 5 से 7 नंबर देने का, यानी कि वो 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, तो ज़्यादा चांसेस होंगे फिर वो कम साइड पे आ जाएगा, क्योंकि आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं ये हैं कि मतलब आप खुद अपने लिए सोचें ना, कि अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए और वो आपको उसके अंदर 3 4 चीज़ें बताता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसके अगेंस्ट एक कंसल्टेंट है जो सही बात बताता है और एक ही बात बताता है, तो आप भी उसको ज़्यादा नंबर देंगे कि जो बिल्कुल सही तरीके से बात करता है। तो इसलिए जो है ना, इसमें बिल्कुल ये यही है कि आपने इसको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद जो है फिर डायग्नोसिस का है डिस्प्लेस्ड एनजी ट्यूब। अच्छा, इसमें ये होगा कि आपके जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज जो जितने आपने ये टॉक्स 2 किया है ना, टॉक्स 1, इसके सारे के सारे अभी आपको एक्सरेस और उसके आंसर्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी मिल जाएंगी। कि अब आप दोबारा जाके, जब आपका एग्ज़ाम सेव हुआ हुआ है आपके पास और उसके बाद आप जाके उसको क्लिक करेंगे ना, तो जो फाइंडिंग्स हैं ना सारी की सारी, वो आपको रिटर्न भी मिल जाएंगी, ताकि आप लोग बाद में तसल्ली से बैठ के इन सारे एक्सरेस को दोबारा रिव्यू कर सकें। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया ठीक। अच्छा, उससे अगला केस था ये वाला। अच्छा, इसमें मैं एक मिनट आंसर्स निकालता जाऊँ साथ साथ, ताकि आप लोगों के मैं आंसर्स भी रिवाइज करता जाऊँ। अच्छा, इसमें तकरीबन मतलब मैं माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने सही किया था, कि इसमें असल जो फाइंडिंग थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्या थी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सारा न्यूमोथोरिक्स पड़ा हुआ था, ये देखें यहाँ से, ठीक है, और लेफ्ट लंग का एज जो था वो इस जगह पे आया हुआ था। उसके बाद क्या था कि जो ट्रेकियल डिस्प्लेसमेंट थी वो थोड़ी सी रोटेशनल थी, लेकिन वो ज़्यादा ये लग रहा था कि वो लाइकली जो है वो ड्यू टू मतलब पेशेंट की रोटेशन देखें ना, आपके इसका जो मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल है वो यहाँ है और दूसरा मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल यहाँ है, जो कि स्पाइनस प्रोसेस से इक्वल होना चाहिए था। इसकी वजह से रोटेशन की वजह से भी कई दफ़ा जो ट्रेकिया है वो आपको डेविएटेड नज़र आती है। और उसके बाद फिर दूसरा जो था वो, इसमें ये जो सारी की सारी लीडिंग्स थी ये ट्राई वेंट्री, यानी कि इसमें आपका जो ये पेसमेकर पड़ा हुआ था, तो इसमें ये ट्रिपल, यानी कि इसमें 3 लीड्स थी, यानी कि इसको एक ये जा रही है और दूसरी ये गई और तीसरी यहाँ तक आई। तो इसमें ये 3 बेसिकली जो लीड्स थी पेसमेकर की वो थी। और उसके बाद उसमें जो बाकी, लेकिन जो मेन फाइंडिंग थी वो ये थी कि चूंकि ये प्लेसमेंट करते हुए जब आप ये करते हैं, इसका पेसमेकर की प्लेसमेंट करते हैं, तो उसके साथ भी न्यूमोथोरिक्स जो है वो इंड्यूस हो जाता है। तो इसमें आप लोगों के मतलब इसमें एक मिनट में इसमें एक चीज़ आपको बताता हूँ। अच्छा, और दूसरा ये था कि इसमें ना कुछ लोगों ने लिख दिया था बायोवेंट्रिकुलर पेस मेकर, ये ट्रिपल चैम्बर है।
ट्रिपल चैम्बर जो होता है ना, उसमें देखिए जिस तीन तीन लीड्स आ रही है ना, तो ये तीन डिफरेंट चैम्बर्स को जाके एड्रेस करती हैं। इसलिए आपने इसमें ये जो तीन लीड्स वाला है, तो उसमें आपने डबल या वो बाय वेंट्रिकुलर पेस मेकर नहीं लिखना, पेस मेकर सिर्फ लिख दें अगर आपको नहीं पता लग रहा तो। और दूसरा उसमें यह है कि जो न्यूमोथोरिक्स है वो माशाल्लाह एक दो, और जिसने न्यूमोथोरिक्स नहीं लिखा उसका फेल है, जिसने न्यूमोथोरिक्स से पिक कर लिया है वो इसमें पास है। और इसमें जिसने ये लिखा है कि टेंशन न्यूमोथोरिक्स, तो टेंशन न्यूमोथोरिक्स का भी साइन कोई नहीं है। अभी हम और भी केसेस देखेंगे कि टेंशन न्यूमोथोरिक्स जो है वो तब आपने कहना है जब उसमें मतलब बिल्कुल ही मीडिया चैनल शिफ्ट या फ्लैटनिंग ऑफ लेफ्ट डायफ्राम आना शुरू हो जाए, तो आप न्यूमोथोरिक्स कह दें। लेकिन टेंशन को क्वेश्चन मार्क पे डाल दें, यानी कि उसको डेफिनेट डायग्नोज ना, क्योंकि टेंशन न्यूमोथोरिक्स जो है वो फिर एक्यूट इमरजेंसी में चला जाता है। और उसके बाद फिर और वैसे काफ़ी कम लोगों ने इस न्यूमोथोरिक्स को पिक किया है, मतलब मेरे ख्याल से 4 या 5 लोगों ने किया है। और ये मतलब आप इसलिए ये मेक श्योर करें कि बेशक अगर आपको इतना बड़ा हार्डवेयर साथ रख दिया जाता है जिस तरह इसमें रखा गया था, तो आपने इसमें से जो मेन इसकी फाइंडिंग है, यानी कि इसमें देखिए यहाँ पे कितना क्लियर कट ये न्यूमोथोरिक्स का पूरा पैच पड़ा हुआ था, तो लेकिन आप लोगों में से वो काफ़ियों ने इसको मिस कर दिया है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट ये 28 था, यानी कि अगला केस देखते हैं। उसके बाद ये था। अच्छा, इसमें फिर अब आपके पास माशाल्लाह इसमें फिर भी मेरे ख्याल है मेजोरिटी लोग जो थे वो ठीक थे। इसमें था, हाँ ये वाला। इसमें एक सेकंड दीजिए मुझे। जी, इसमें पहले तो किसी ने थाइमोमा लिख दिया है, फिर टेंशन न्यूमोथोरिक्स, राइट साइडेड न्यूमोथोरिक्स, फिर एक ने लेफ्ट साइडेड न्यूमोथोरिक्स भी लिखा है। तो ये भी देख लें कि मतलब इस तरह के ऊपर इन्होंने स्टार्ट जो है वो राइट साइडेड न्यूमोथोरिक्स में अपनी फाइंडिंग में लिखा है, लेकिन जहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल डायग्नोसिस दिया है वहाँ पे उसको लेफ्ट लेफ्ट साइडेड न्यूमोथोरिक्स कर दिए। तो ये मतलब ये देखिए कि सिर्फ लिखते लिखते भी आप स्ट्रेस में अगर हो तो आप इसको इस तरह की गलतियाँ करते जाते हैं। और फिर एक ने कोई मीडियस्टाइनल मैस दिया है, फिर न्यूमोथोरिक्स न्यूमोथोरिक्स इसमें मेजोरिटी लोग माशाल्लाह ठीक है। और उसमें जो है, अब असल में इसमें प्रॉब्लम ये था कि क्या ये टेंशन है कि नहीं। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि ये इसका लार्ज न्यूमोथोरिक्स तो था, ठीक है, ये लंग एज आ रही थी, ये सारी की सारी क्लैप्स भी पड़ी थी, और लेकिन राइट हार्ट बॉर्डर इसके अंदर से आपको नज़र आ रहा था, ये जो पीछे से जा रहा है इसके अंदर से लिंक। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि ट्रेकिया सेंट्रल था, डायफ्राम के अंदर जो कर्व था वो मेंटेन था, मीडियस्टाइनल को खास शिफ्ट नहीं थी। तो इसमें लेकिन टेंशन का एलिमेंट नहीं था। बेशक न्यूमोथोरिक्स बहुत बड़ा था, लेकिन अगर आपको मीडियस्टाइनल शिफ्ट मिल जाती या ये फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम मिल जाता, तो फिर उस सूरत में जो वर्ड टेंशन था उसके नंबर बहुत बढ़ जाते थे। अब उसमें मैं आपको एक बता देता हूँ कि एक दफ़ा एक की थी उसमें, चूंकि टेंशन के दो साइंस थे उसमें। एक उसका ये था कि फ्लैटनिंग हुई भी थी, जो राइट साइड का था ये न्यूमोथोरिक्स, यानी कि सॉरी राइट साइड के डायफ्राम की, और दूसरा मीडियस्टाइनल शिफ्ट थी। वो इन दोनों की वजह से वो टेंशन न्यूमोथोरिक्स था। और जिसने बाकी सारा कुछ लिखा उसको 5 नंबर थे, और जिसने टेंशन न्यूमोथोरिक्स लिखा उसको 10 नंबर थे, यानी कि वर्ड टेंशन के 5 नंबर थे। ठीक है, यानी कि अगर आपने सिर्फ बाकी सारी फाइंडिंग लिख दी, न्यूमोथोरिक्स लिख दिया, सारा कुछ लिख दिया, लेकिन आपने वर्ड टेंशन नहीं लिखा, तो टेंशन वर्ड की इतनी सिग्निफिकेंस है इसके अंदर, अगर आपको न्यूमोथोरिक्स है वो एक्सरे दिखाते हैं तो। इसलिए इसमें आपने मेक श्योर ये बात करनी है कि जो वर्ड डायग्नोसिस हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। मतलब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक दफ़ा एक टॉक्स था, उसमें थेलियम स्कैन लगा हुआ था जिसमें कार्डिक का जो एक था, यानी कि जो पार्ट था वो अंडर परफ्यूज था। तो अंडर परफ्यूजन की वजह से अब उसमें 5 नंबर तो उसके डायग्नोसिस के थे कि आप वहाँ तक पहुँच गए हैं, और 5 नंबर उसकी नेक्स्ट स्टडी के थे कि क्या आपने उसमें कॉरोनरी एंजियोग्राफी या जो ये डीएसए एंजियोग्राफी होती है विद स्टेंटिंग वो लिखा है कि नहीं लिखा। गो के उस पर एतराज़ था काफ़ी लोगों का कि ये मतलब इतने सारे नंबर सिर्फ नेक्स्ट स्टेप के लिए या मैनेजमेंट के लिए नहीं दिए जा सकते। लेकिन उसकी की में यही था, और 5 नंबर जो थे उसके वो सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट स्टडी के थे कि भाई अगर आपने कॉरोनरी सीटी एंजियोग्राफी या कॉरोनरी एंजियोग्राफी दूसरी लिखी है तो फिर तो आपको पास था आपका वो टेस्ट, नहीं तो यानी कि वो वाला स्टेशन, नहीं तो 5 में से भी एक आधा नंबर वैसे ही कट जाता है, तो 4 नंबरों पे वो पास नहीं था किसी का भी। तो इसलिए ये, और वो मेरा ख्याल है कि जो उसमें मैं नहीं था, मुझे नहीं पता वो कितने लोगों ने पास किया, लेकिन मेजोरिटी उसमें फेल थे।
जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो इसलिए ये मेक श्योर किया करें कि जो ये वर्ड्स होते हैं ना, इनका सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद इसमें और क्या था जी, इसमें फिर एक और ये केस लगा हुआ था। इसमें देखते हैं कितने लोग ठीक थे। ये दोबारा असल में आपको इस तरह के केस इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो बहुत सारे लोग हैं, अगर आप लोग अपने जाके आंसर्स देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों ने, किसी में सीसीएफ लिखा हुआ है, किसी में उसको कार्डिक फेलियर किया हुआ है, किसी में करली बीन्स लाइन नजर आ रही है इन्हीं केसेस के अंदर। तो आप लोग ये मेक श्योर करें कि डायग्नोसिस आपके कैटेगोरिकल है। मतलब आप अगर ये इनको देखेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा। जो होता है ना ये कि जी ओपेसिटी है, पैची ओपेसिटी है, या फिर ये जो है हाँ, क्या कहते हैं, सीसीएफ की फाइंडिंग्स हैं या इस तरह, इनको मेक श्योर किया करें एग्जाम में इस तरह के केसेस नहीं लगते होते। एग्जाम में केसेस जो है ना वो आपको सीसीएफ के या छोटा सा पल्मोनरी एडीमा दिखाने के लिए कभी भी नहीं लगाएंगे। वो कोई मेजोरिटी यानी मेजर चीज़ होगी तो आपको एग्जाम के अंदर आएगी वो। तो इसलिए उस तरह की फाइंडिंग्स के ऊपर अपना पूरे का पूरा केस डिस्पोज ऑफ कर देना वो खतरनाक होता है। नीचे लिख दें कि फ्लूइड ओवरलोड के साइन है, या आपको अगर लग रहा है कि सीसीएफ है तो एंड में लिखे कुड बी एडिशनल फाइंडिंग ऑफ सीसीएफ। लेकिन प्राइमरी डायग्नोसिस हमेशा कैटेगोरिकल होगा, यानी क्लियर कट होगा, उसमें कोई डाउट वाउट वाली बात नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें खैर माशाल्लाह मिसप्लेस्ड। अच्छा, और मेरा एक और सजेशन ये है कि जो लीड्स है ना, इनको आप लोगों ने जो बायोवेंट्रिकुलर और वो जो 3 चैम्बर वाली है, ये अब आपने वापस जाके, तब ये एक्सरेज मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपको, यानी कि जो रिजल्ट इसका आ जाएगा सामने, इसके आंसर्स आज रात को मेरी कोशिश है कि डिस्प्ले हो जाएंगे आपके आंसर्स के साथ ही, जहाँ आपने अपने एंटर किए हुए ना उसके नीचे एक बॉक्स में आ जाएंगे लिखे हुए। तो ये जो है ना, इनको भी आपने रीड करना है कि जो आपने लिखा है और जो असल में आंसर था तो उसमें कितना डिफरेंस था। ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें क्या था, इसमें ये देखें, इसमें फिर वही बात थी कि इसमें लेफ्ट साइड का जो एपिकल रीजन था, यहाँ फिर सारे के सारा न्यूमोथोरिक्स था। तो इसका मतलब ये था कि इन केसेस को के अंदर कि अगर आपके पास जो डिवाइस लगी हुई है ना, खासतौर पे जो पेसमेकर है, तो इसके साथ इसका इंसिडेंस न्यूमोथोरिक्स का काफ़ी ज़्यादा होता है। और फिर जब आपके पास एक जगह डिवाइस इंस्टॉल्ड है या लगी हुई है ना, तो फिर हमारी एक प्रैक्टिस है कि हम उसको बहुत ज़्यादा कई बार फोकस नहीं करते। तो इसलिए इस तरह के केसेस के अंदर मेरा मशवरा ये होता है कि आप ये जो आपके नोट्स होने चाहिए कि अगर डिवाइस लगी हुई है, और खासतौर पे क्योंकि ये जब मैनिपुलेट करते हैं ना इसको यहाँ पे लगा के, चूंकि उसने डिवाइसेस डाली होती है, न्यूमोथोरिक्स का इंसिडेंस काफ़ी सारा बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर आपने इसमें ये लाजमी इसको लिखना है। अच्छा, उसके बाद फिर ट्रेकियल डेविएशन है, राइट राइट, हाँ, ये लंग जो है ये बिल्कुल क्लियर है। पेस मेकर लीड्स बिल्कुल ठीक जा रही है जहाँ पे इसको एक्सपेक्टेड लोकेशन है उसकी जाने की। राइट हार्ट बॉर्डर क्लियर है। और ये जो सारे के सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके पास, ये सारे के सारी वो चीज़ें हैं जो आपने साथ साथ बतानी होती है। ठीक है। हेमी डायफ्राम दोनों साइडों के ठीक है, लेफ्ट हार्ट बॉर्डर भी ठीक है, मीडियस स्टर्नम सही है, लेकिन इसमें जो मेन फाइंडिंग थी वो आपकी न्यूमोथोरिक्स थी। और उसके बाद फिर ये था कि चूंकि इसकी लोकेशन काफ़ी ऊपर करके है, तो इसलिए इसमें रिकमेंडेड यही था कि इसको आप ऊपर यानी कि लेफ्ट एपिकल रीजन के अंदर जो है वो मतलब इंसर्ट करेंगे नीडल। और अगर पेशेंट स्ट्रेस में गोगे, इसमें भी कोई फ्लैटनिंग नहीं थी और कोई आपने नहीं देना। और ये वर्ड्स फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम, मीडियस्टाइनल शिफ्ट है या नहीं, दोनों सूरतों में कमेंट ज़रूर करना है कि क्या ये मीडियस्टाइनल शिफ्ट की हुई है या नहीं की हुई। दोनों सूरतों में जो है ना ये लाजमी रखना है। ये जो पैसेज होती है ना, ये आपको कई दफ़ा जो है वैसे भी नज़र आ जाती हैं। तो इसलिए आपने इन ओपेसिटीज़ की बेस पे, ये मुझे लगता है कि पीछे से जो रिब है ना उसके कोई मार्जिन इसके साथ ओवरलैप हो रहे हैं यहाँ से आके ना, तो इस वजह से ये सूडो ओपेसिटी सी बनी हुई है दोनों साइडों पे जो लेफ्ट साइड पे आ रही है। तो इसलिए इसमें ये कोई ट्रू ओपेसिटीज़ नहीं है, तो इसलिए इसको आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, दूसरा अगला जो केस था आप लोगों ने जो किया वो ये था, जो कि एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का एक केस है जो कि लगाया जाता है। और इसमें अब आप लोगों की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। इसमें एक तो ये था कि ये लार्ज मैथ था जो आपका, ये सॉरी एक मिनट, ये देखें, दो फाइंडिंग्स इसमें बहुत कैटेगोरिकल थी। एक ये था कि क्या यहाँ पे मैथ पड़ा हुआ है, तो ये बड़ा क्लियर कट एक लीजन पड़ा हुआ था, या जिसको आप पैच ऑफ कंसोलिडेशन या मैथ या ओपेसिटी या नोड्यूल कुछ भी कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये दूसरी इसके साथ फाइंडिंग थी वो इसकी राइट हाइलम का इनलार्जमेंट होना था, कि अगर आप इसको लेफ्ट से कंपेयर करते तो इसका जो राइट हाइलम था वो भी थोड़ा सा बल्कि हुआ हुआ था। अब इसमें से जो इसके अंदर जो कैच पॉइंट था वो इसका लीजन और उसका राइट हाइलर इन्लार्जमेंट जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। अब प्रॉब्लम क्या था कि क्या ये ट्यूमर है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये कंसोलिडेशन है, बिल्कुल हो सकती है।
अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये ऐसे केसेस के अंदर आपने जो आपकी डिस्पोज ऑफ करने का पैटर्न है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो इसकी एज ज़्यादा है, सपोज करें कि 60-65 के राउंड है, तो फिर तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी जो है, क्योंकि इसके अंदर हाइलर लिम्फेडिनोपैथी भी आ चुकी है और बड़ा डिस्क्रीट सा मैस है, तो इसमें सीटी चेस्ट विद आईवी कंट्रास्ट ही करा दें आप स्ट्रेट। आपको वो 3 हफ्ते का फॉलोअप और ये वो सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये फॉलोअप लॉस कर जाए। लेकिन अगर ये बिल्कुल साइड पे पेरिफेरल ओपेसिटी या कंसोलिडेशन टिपिकल तरीके से पड़ा होता है, क्योंकि इस एज में, यानी कि जो ये एज ग्रुप है मेच्योर, इसमें राउंड नमोनियाज इतने कॉमन अकर नहीं करते। तो इसलिए चूंकि वो राउंड नमोनिया की पॉसिबिलिटी नहीं थी, और दूसरा राउंड नमोनिया अगर है भी सही तो उसके साथ इतनी सारी हाइलर लिम्फेडिनोपैथी नहीं हो सकती थी। तो इसलिए ये जो चीज़ थी ये मेनली फॉलो करती थी मिलिग्नेंसी की तरफ। तो आपने इसमें जो वेटेज था आपका डिफरेंशियल का, उसमें ये था कि लंग सीए या जो ट्यूमर है उसकी दे के, और राइट हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, तो सीटी चेस्ट विद आईवी कंट्रास्ट जो था वो आपका पहली मोडेलिटी ऑफ चॉइस थी। इसके साथ आपने ये डिसाइड करना था कि क्या इसको हम ट्रांसथोरेसिक बायोप्सी पे जाएंगे, या हो सकता है ब्रोंकोस्कोपी कोई अप्रोच मिल जाए हमें। तो वो उसके लिए, एंड अगर कोई और साथ लीजन है, जाहिर बात है कि उसमें डिसेमिनेट हो सकता है, मेटास्टेसिस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद फिर यहाँ पे लेफ्ट अपर में भी एक क्या कहते हैं पल्मोनरी नोड्यूल था, जो कि ये डेंस था थोड़ा सा, लेकिन कैल्सिफाइड हो सकता था, ये ट्यूबरक्लोमा हो। लेकिन स्टिल अगर आपको ये मिला था, अब मुझे नहीं पता, तो देखने दें किसी को मिला भी है कि नहीं। अगर किसी को मिला तो फिर वाकई आई एम इम्प्रेस्ड। नहीं, किसी को नहीं मिला। अच्छा, तो उसी वजह से जो है ना, ये सारी की जो सारी फाइंडिंग थी वो उसके अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। तो ये बेसिकली जो लीजन था ये बेसिकली लंग मिलिग्नेंसी का था, और उसके बाद की फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन में आपने सारी की सारी जो चीज़ें थी ना वो डालनी थी। तो इसमें आप लोगों का जो मतलब जिन लोगों ने तो लंग मैस लिखा है प्राइमरी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, जो कि काफ़ियों ने लिखा है, और माशाल्लाह एक दो ने तो बहुत सही इसका इवन के मीडिया स्टैनल नोट्स भी पिक किए हैं। एक, दो, हाँ ये भी, यसरा, तीन, हाँ ठीक है, ये तीन तीन चार लोगों ने तो ये नोट्स भी पिक किए, तो उन्होंने तो सही मैथ्स बनाया है। तो वो लोग तो मतलब एक्सलेंट पे हैं। बाकी जिन्होंने मैथ्स दी है डिफरेंशियल में वो गुड पे हैं, और जो जिन लोगों ने इसको इन्फेक्टिव या सिर्फ कंसोलिडेशन दे के छोड़ दिया और आगे फॉलो अप भी सजेस्ट नहीं किया, तो वो फिर अनफॉर्चुनेटली 4 पे हैं। 4 से मतलब ये होता है कि वो इनएडिक्वेट में। अच्छा जी, अब ये वाला एक केस था, अब चूंकि हम ये आहिस्ता आहिस्ता मैथ्स की तरफ आ रहे हैं, तो ये वाला केस भी क्या था, जो टिपिकल एक आपका लीजन होता है जिसमें राइट अपर लोब, और ये बड़ा टिपिकल एग्जाम का केस है, ठीक है। और इसमें अब सारा का सारा कमाल जो है वो आपका वर्ड्स का और आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसका इम्पोर्टेंट है, कि आपने उसको स्ट्रेट अवे भी नहीं कह देना, लेकिन कि आपने उसको सारे का सारा जो है, और इसमें बिल्कुल ठीक था कि आपके पास जो, एक मिनट में इसको ये करता हूँ, ये देखिए जी, इसमें होमोजेनियस ओपेसिटी थी, उसके बाद कनकेव सा बॉर्डर था इसका, ये एलिवेटेड फिशर था इसका, और उसके बाद यहाँ से राइट हाइलम थोड़ा सा एलिवेटेड था। टिपिकल सॉर्ट ऑफ जो था ना वो क्या कहते हैं उसको, अम, ये जो लीजन है ये नॉर्मली किसके साथ होता है, राइट अपर लोब ब्रोंकस के ट्यूमर के साथ। तो इसलिए अगर आपको ये केस इस तरह का मिलता है जिसमें राइट अपर लोब कोलैप्स है, होमोजेनस ओपेसिटी है, और आपको टिपिकल गोल्डन नेस्ट साइन नज़र नहीं भी आ रहा, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ से बाहर बल्ज भी नहीं कर रहा, तो ऐसे केसेस को स्टिल आपने इन्फेक्शन पे नहीं डालना। आपने उसको पहले प्रायोरिटी पे जो है यही लिखना है कि जी ये इसको ये 3 हफ्ते के फॉलो पे भी नहीं जाएगा। इसको आपने सीधा कहना है कि सीटी चेस्ट विद आईवी कंट्रास्ट हम करवाएंगे। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो HRCT लिख देते हैं। HRCT आप लोगों को पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टिशियम के लिए होता है, उसमें जो पैरेनकाइमल पैथोलॉजीज हैं आपकी, जिसमें आपके मैसेज हैं, ये चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें आपके सीटी चेस्ट विद आईवी कंट्रास्ट है। वो इसी तरह ही है कि अगर मैं कहूँ कि जी एब्डोमेन के अंदर जो है ना मुझे सस्पिशन है कि ट्यूमर है, तो आप कहें कि जी आप हाई रेजोल्यूशन सीटी एब्डोमेन प्लेन करवा लें, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो उसके कैसे रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, आपको ही पता है कि जी विद कंट्रास्ट करवाएंगे तो आप वेसल्स को और ट्यूमर को और हर चीज़ को अलग कर लेंगे। तो ये जो HRCT मतलब मिस नॉर्मल है ना, इसको अनलेस कि आप इंटरस्टिशियल लंग डिजीज को डील नहीं कर रहे, आपने ये वर्ड नहीं यूज़ करना, ठीक है। कि अनलेस कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट है कि नहीं ये जो है ना ILD की तरफ जा रहा है, या फिर कोई हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस का कोई एक टिपिकल केस है।
अदरवाइज कोई भी लीजन है, आपने सीटी चेस्ट विद आईवी कंट्रास्ट कहना है। देयर इज नथिंग सच एज एच आर सी टी फॉर वर्कअप ऑफ ये ट्यूमर्स। क्योंकि एच आर सी टी में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, वो तो ये भी शुक्र है कि मीडियस्टाइनम और विंडो साथ लगा देते हैं, नहीं तो उसके अंदर तो वो भी आपको मीडियस्टाइनम नज़र ही नहीं आ सकती, ट्यूमर नज़र ही नहीं आ सकता। वो सारी की सारी आपकी इंटरस्टिशियम की एवेल्युएशन के लिए बनाया गया है। और इसीलिए यहाँ पे फिर भी बहुत सारे लोगों ने ना इसमें क्या करते हैं, फॉलो अप विद एच आर सी टी, सी टी एच आर सी टी सजेस्टेड सी टी चेस्ट विद आई वी कंट्रास्ट, ये वर्ड आपने याद रखना है। कोई ट्यूमर, कोई मैस, कुछ भी है तो आपने उसके अंदर सेकंड डेफिनेटली वही डालना है। तो इसमें बेसिकली क्या था कि राइट अपर लोब की कंसोलिडेशन थी, राइट हेमी डायफ्राम एलिवेटेड था, और उसके बाद यहाँ से जो राइट ये हेमी डायफ्राम था ये एलिवेटेड था और हाइलम एलिवेटेड था। बाकी लेफ्ट साइड पे जो है ना आपने इसमें मेंशन करना था, जो पर्टिनेंट नेगेटिव फाइंडिंग थी वो ये थी कि क्या कोई और लीजन तो नहीं नज़र आ रहा आपको इसके अंदर। तो अगर तो कोई लीजन नज़र आ रहा तो फिर तो हम डेफिनेट कह रहे थे, लेकिन अब इस पेशेंट को हमने दरमियान में स्टेगनेंट है, और वो स्टेगनेंट ये है कि अब इसको हम फर्दर एवेल्युएट करेंगे। और उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आपने इसमें लिखना है डिफरेंशियल या प्रिंसिपल डायग्नोसिस आपका होगा राइट अपर लोब मेलिग्नेंसी नहीं, या राइट अपर ब्रोंकस की रीजन में या राइट पेरीहाइलर में है, क्योंकि उसने कोलैप्स किया है। अगर राइट अपर लोब मेलिग्नेंसी होगी वो तो ऐसी नजर आएगी जैसे पिछले केस में राइट लोअर लोब की मेलिग्नेंसी थी। तो ये जो कंसोलिडेशन के साथ प्रेजेंट करता है ये वो होता है जिसमें ट्रेकिया को जो है वो यानी कि सॉरी अपर लोब ब्रोंकस को यानी कि बंद कर दिया जाता है, उसके अंदर फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इसलिए इसमें जो है ना, अच्छा इसकी डीडी में क्या लिखे है, इसकी डीडी में दो तरह के पेशेंट प्रेजेंट करते हैं इस तरह के। और उसके पास जो है वो पहली चीज़ ये होती है कि आपने जो अगर तो एंडोट्रेकियल ट्यूब डली हुई है, तो वो अगर आपको पता है कि नीचे चली जाए, थोड़ी सी लोअर प्लेस हो जाए, उसका कराना से डिस्टेंस कम हो जाए, तो राइट अपर लोब ब्रोंकस पहले निकलता है, तो उसके साथ भी बिल्कुल ये पिक्चर आती है। लेकिन वो तब आती है जब आपको साथ ऊपर से एंडोट्रेकियल ट्यूब अंदर आती नजर आ रही होती है। और दूसरा ये होता है कि अब जो दूसरा आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनियाज होते हैं, उसके अंदर भी ये प्रेजेंटेशन आ सकती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि नॉर्मली उसमें आपका जो एयर ब्रोंकोग्राम का पैटर्न है वो काफ़ी हद तक प्रिजर्व्ड होता है। तो इसलिए आपको उसके अंदर अगर तो एयर ब्रोंकोग्राम नज़र आ रहा होता और फिर हमारे पास ओपेसिटी होती, फिर हम उसमें उसको भी कंसिडर कर देते। उसके बाद लेफ्ट हाइला के साथ रेडियोल्यूसेंट लीजन कोई नहीं होता, ये फेक लीजन्स होते हैं सारे, ये सिर्फ हमें नजर आ रहे होते हैं, होता कुछ नहीं है इनमें से। और दूसरा क्लेब्सिella नमूना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आप वो क्लेब्सिella नमूनिया दिखाएंगे तो वो कैविटेटिंग लीजन दिखाएंगे कि सेंट्रल कैविटेशन होगा और निक्रोसिस होगी, फिर आप उसको क्लेब्सिella नमूनिया। और फिर उसके अंदर दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उसका मेल नरिश, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं कि ये पेशेंट को ड्रिंकर है या कोई मेल नरिश्ड है या किस तरह का है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम इस केस पे आते हैं। इसमें डीडी में आप लिखेंगे राइट अपर लोब निमोनिया इन्फेक्टिव, और उसमें लिखेंगे, लेकिन उसको आप लेस लाइकली डाल देंगे। और उसके बाद आप फर्दर वर्कअप पे इसको डिसाइड कर लेंगे। नन नहीं लिखना आपने डीडी में, अनलेस कि कोई आंट मनी पिक्चर नहीं है। हाँ अगर वो होता ना पूरा गोल्डन एस साइन, फिर आपको डीडी में कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि इसमें अभी मैंने आपको दिखाया था कि इसमें टिपिकल गोल्डन एस साइन नहीं है, कि वो यहाँ से आके ये बाहर को इतना कोई नहीं निकल रहा, एलिवेटेड है जरूर राइट हाइलम, लेकिन टिपिकल गोल्डन एस साइन नहीं है, तो इसलिए अभी हम इसमें डाउट में हैं। हाँ अगर ये इधर से आके इस तरह नीचे गोल्डन एस साइन बना देता, फिर आप बेशक ना भी लिखें डीडी में, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये कौन सा पेशेंट था, ये अगला था। अच्छा जी, इसमें क्या था। नहीं जी, इसमें सबसे पहले तो जो था ना हमका रिट्रो रिट्रो वो ट्रायंगुलर रिट्रोकार्डिक कैपेसिटी थी, जो कि इसके बैक पे नज़र आ रही थी। एक मिनट बार आपको पीछे करके दिखाता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मार्किंग हुई भी है। ये देखें, यहाँ पे ये पूरी की पूरी कैपेसिटी जा रही थी पीछे, जो कि हार्ट के पीछे पीछे बैक साइड पे ये पूरी की पूरी नीचे गई हुई थी। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने माशाल्लाह 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 काफ़ी सारे लोगों ने बिल्कुल ठीक किया इसको, कि आप लोगों ने लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स बिल्कुल जो है वो सही दिया हुआ था। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर दूसरा क्या था कि जो राइट लंग था वो हाइपर इन्फ्लेटेड था। उसके बाद ईसीजी इलेक्ट्रोड्स थे, उसके बाद फिर यहाँ से लेफ्ट हेमी डायफ्राम भी ऑब्सक्योर्ड था। और उसके अलावा इसमें क्या खास फाइंडिंग थी, सीओएडी की चेंजेस था। और
इसमें अब इसके ये जो पेशेंट है ना, मतलब इस तरह के जो पेशेंट है जिसमें अभी रेट्रोकार्डियोपैथी आ गई है और कोलैप्स है, इसके अंदर भी फर्दर वर्कअप होगा आपका, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या फाइंडिंग थी कि ये जो इसका, ये जो राइट लंग था, इसमें सीओएडी की चेंजेस थी कि ये हाइपर इन्फ्लेटेड था। अगर आप इधर देखें तो ये देखें, एक मिनट सॉरी, ये देखिए, ये इसमें सारी की सारी हाइपर इन्फ्लेटेड किस्म का ये लंग्स है, मतलब पूरे का पूरा एक्सपेंडेड था। रिलेटिवली फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम थी जो उसमें होती है, और सुपीरियर इंफीरियर डायमीटर ज़्यादा था। तो अगर आपको सीओएडी चेंजेस भी साथ मिल रही हैं और फिर आपको साथ एक ओपेसिटी मिल रही है, कोलैप्स मिल रहा है, तो फिर भी इसमें आपका जो एंडोब्रोंकियल ट्यूमर्स कोई कॉज जो है ना, उसको भी आपने इसमें कंसिडर करना है। और फिर ये है कि इसमें आपके पास फिर पूरे का पूरा आप आगे फर्दर वर्कअप करवाएंगे। इसमें दोनों हो सकते हैं, निमोनिया भी हो सकता है क्योंकि हमें टिपिकल कोई चीज़ नहीं मिल रही, लेकिन इस पेशेंट के अंदर आइडियली ये है कि आपने हाई सस्पिशन रेस करना है। और अगर आपको जिस तरह इसमें कैल्सिफिकेशन है, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक ओल्ड पेशेंट ही है, यंग पेशेंट नहीं होने लगा। और उसके साथ ये सारी की सारी जो लंग की ओपेसिटीज वगैरह सारा कुछ, यानी कि सीओएडी चेंजेस सारी आ रही हैं। तो ये हमें ज़्यादा इसमें फेवर कर रहा है कि ये जो लीजन है, ये हो सकता है कि कोई ब्रोंकोजेनिक ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड हो। तो इसलिए उसके हिसाब से आपने इसको देखना है और उसके बाद फिर आपने वो लिखना है। तो इसमें सारों ने बिल्कुल ये रूट सब ने लिखा है ऑलमोस्ट, कि लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स है और डिसेंडिंग एयोर्टिक एनोरिज्म भी लिख दिया है, लेकिन वो नहीं है मेरा ख्याल है। और उसके बाद लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि किस आगे वर्कअप क्या सजेस्ट किया हुआ है। वैसे वर्कअप मेजोरिटी ने नहीं लिखा है इसके अंदर, और जिसने लिखा है उन्होंने सीटी चेस्ट लिख दिया, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा मतलब बेहतर लिख सकते हैं कि यानी कि जो आप सीटी चेस्ट फॉर वर्कअप ऑफ एंडोब्रोंकियल ट्यूमर या ब्रोंकोजेनिक ट्यूमर इस तरह लिख सकते हैं। वो आपका ऊपर से लेना। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगला पे चलते हैं क्योंकि हमारे पास केसेस काफ़ी सारे हैं। अच्छा जी, एक ये था, एक सेकंड में आप लोगों के आंसर भी साथ साथ देख रहे हो। ये केस नंबर 34 था, और इसमें आप लोगों में से मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें किस किसने सही सिलेक्ट किया है। ये देखें, पहले फाइंडिंग्स देखें आप। इसमें जो अ, वही फाइंडिंग थी ऑलमोस्ट, कि अगर आप इसमें यहाँ पे देखेंगे ना, तो इसका जो लेफ्ट हेमी डायफ्राम था, अगर मैं आपको मैं दोबारा हेमी डायफ्राम दिखाऊँ इसका, तो आप इसमें देखेंगे कि आपका इसका जो लेफ्ट हेमी डायफ्राम था वो सारे का सारा ऑब्सक्योर्ड था। और उसके अलावा क्या था कि यहाँ पे अंदर आपको ये पूरे का पूरा एयर ब्रोंकोग्राम सारे के सारे नज़र आ रहे थे। तो ये जो फीचर था इसमें फिर वही मोस्ट लाइकली जो ये कॉज होती है ऑब्सक्योर डायफ्राम की, तो ये आपकी लेफ्ट लोअर लोब जो क्या कहते हैं कोलैप्स है या लेफ्ट लोअर लोब निमोनिया है, तो उसके साथ यानी कंसोलिडेशन बेसिकली। तो ये भी वही केस था, यानी कि लेफ्ट लोअर लोब कंसोलिडेशन का। लेकिन इसको जो पिक करना था वो था बेसिकली किस चीज़ से, कि आपने डायफ्राम को आउटलाइन किया है कि नहीं। और उसमें फिर वही इंपॉर्टेंट बात है कि जो डायफ्राम, आपकी जो चेकलिस्ट है उसमें आपका एक लाइन पूरी ड्रॉ करनी होती है आपने लंग्स में, हर तरफ से चलती जाएगी, और वो सारी की सारी लाइंस क्लियर होनी चाहिए, हार्ट के बॉर्डर क्लियर होने चाहिए। अगर उनमें से कोई चीज़ ऑब्सक्योर्ड है, तो इसका मतलब यही होता है कि फिर ये यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन है, क्योंकि फिर ये जो है सिलेटिंग, लॉस ऑफ सिलेटिंग हो जाती है। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर आपका बिल्कुल कैटेगोरिकल किस्म का जो था वो ये देखिए, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको देखें, एक सेकंड, ये देखें, अब यहाँ पे आपको डायफ्राम पूरे का पूरा, हर सूरत में ये हार्ट का ये पूरे का पूरा जाता नजर आता है हमेशा, चाहे। और लेकिन इसके अंदर क्या था कि बिल्कुल हार्ट के पीछे पीछे वो पेस्टी आ रही है, और उसने आके यहाँ तक डायफ्राम के इसको ऑब्सक्योर कर दिए, और उसके अंदर पूरे का पूरा एयर ब्रोंकोग्राम था। तो इसमें बिल्कुल यही था कि ये लेफ्ट लोअर लोब की कंसोलिडेशन थी, मोस्ट लाइकली लेफ्ट लोअर लोब निमोनिया था, और लेफ्ट लोअर लोब निमोनिया के साथ वो थे बाकी सारी की सारी चीज़ें। तो अब इसमें आप लोगों में से, हाँ, एक बंदे ने भी ठीक नहीं किया। यार जब दोबारा देख लेते हैं, यही था ना, हाँ यही था। तो इसमें आप लोगों ने सारों ने राइट साइड के उसमें थोड़ा सा था राइट का भी क्लास, लेकिन जो लेटरल एस्पेक्ट है ये राइट लोअर लोब निमोनिया का भी है, लेकिन जो असल मसला था वो ये दोनों बायलैटरल लोअर लोब निमोनिया थे, मतलब आप ये समझ लें राइट साइड का भी सारा का सारा वो डिस्प्लेस था। तो ये देखिए अब क्या आपने, चूंकि एक पैथोलॉजी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, तो आपने चूंकि उसको फोकस कर लिया, तो आपने जो दूसरी मेन पैथोलॉजी थी उसको बिल्कुल ही मिस कर दिया। तो इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है हमेशा कि आपने, चाहे आपको एक पैथोलॉजी मिल भी जाए,
लाइंस जो है ना वो पूरी की पूरी ड्रॉ कर लिया करें लंग्स के साथ कि हार्ट वाटर क्लियर है, डायफ्राम क्लियर है, अपिक्स ठीक है। तो बस आपका फिर इसका मतलब ये है कि आपने सारे के सारे नमूनियाज निकाल दिए। इसमें जो था वही बायलैटरल लोअर लोब निमोनिया था। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पास हुआ है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर मिले होंगे जिसने राइट का बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा जी। ये देखें ये दोनों, हाँ ये मैं इस पे मार्क में भी दिखा देता हूँ, ये भी है। और ये जो है ये राइट लोअर लोब कंसोलिडेशन है, ये लेफ्ट लोअर लोब कंसोलिडेशन है, उसके साथ बाकी ये थोड़ी सी प्लूरल फ्यूजन वगैरह। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक और ये फाइंडिंग थी। अच्छा इसके अंदर ये देखें जी, इसमें आपका थोड़ा सा, मुझे देखने दें इसमें कौन कौन। इसमें पहली तो चीज़ ये थी कि आपकी जो पिक लाइन थी एक जो आ रही थी इसके अंदर, मैं एक मिनट इसमें आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये लाइन आ रही है, और ये लाइन इधर से आके यहाँ से ये गई, ये क्लेविकल के पीछे से होती हुई ये नीचे आई, ये यहाँ से आई, ये देखें ये लाइन जा रही है ट्रेकिया के पीछे से होती हुई, और ये यहाँ से आके इसको यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, ये सीधी सीधी नीचे चलती गई और ऑलमोस्ट राइट वेंट्रिकल के लेवल तक आई हुई थी। ठीक है। अब इसमें एक तो ये इसकी फाइंडिंग थी कि जो राइट साइड की वही लाइन वाली, आप यहाँ पे जब भी आप देखें ना एक्सरे, तो आप मेक श्योर किया करें ये जो क्लेविकल है इसके साथ नीचे, और ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस है, जब आप इसको क्लियर करने के लिए आते हैं तो अपनी चेक लिस्ट में इसको भी डालें कि इसके नीचे कोई लाइन तो नहीं अंदर आ रही। जो पिक लाइंस हैं वो आजकल बड़ी कॉमनली डल रही हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, जिन लोगों की क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रही होती है उनमें पिक लाइन डाल देते हैं वो लोग। तो उसमें अब ये, और इसकी डिस्प्लेसमेंट, इसकी जो पोजीशन है वो नॉर्मली यहाँ पे होती है ऊपर ही, जहाँ पे वो एसवीसी और आईवीसी, ये वेंट्री वो एट्रियम जो है वो ज्वाइन कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें ये ऑलमोस्ट यहाँ से आके आप इसको देखें ये कहाँ तक पहुंची हुई है, ये ऑलमोस्ट इस लेवल तक कहीं आई पड़ी है। तो अब उसके साथ क्या था इसमें कि ये देखें, इसमें ये वाला ही था मेरा, सेकंड, ये 35, सॉरी 36, हाँ ये वाली थी, इसमें इसमें था, सॉरी ये मैं एक लाइन एक केस आगे चला गया, मैं पीछे आता हूँ दोबारा वापस। तो इसके अंदर जो था ना ये, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, ये यहाँ से आ रही थी, ये मैं अभी से पिछले वाले एक्सरे में दिखाता हूँ, मेरे से वो नंबर एक आगे पीछे हो गया। तो ये 36 नंबर केस था जो आप लोगों का, इसमें देखते हैं कि राइट को किसने सही किया है। इसमें से एक डॉक्टर आमना ने ठीक किया हुआ है, और बाकी किसी ने नहीं ठीक किया। बाकी सारों ने सार्कोइडोसिस, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, डायफ्रामिक वेंटिलेशन वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ था। जबकि इसका जो असल आंसर था वो यही था कि इसमें जो सारी की सारी जो, ये देखिए आप पूरी की पूरी जो लाइन आ रही है वो कहाँ है, वो यहाँ से आई, इधर से ऊपर गई, ये पर्पल लाइन पूरी की पूरी आ गई है, यहाँ पे इसकी टिप जो है पिक की वो राइट वेंट्रिकल में पहुंची हुई है। ठीक है। और उसकी उसके साथ बाकी सारे के सारी जो चीज़ें थी वो क्लियर हार्ट बॉर्डर ये वो बाकी सारा कुछ नॉर्मल था, लेकिन इनमें सिर्फ और सिर्फ जो थी ना इसकी मिसप्लेस्ड लाइन थी। और बाकी स्क्लेरोटिक लीजन यहाँ पे एक पड़ा हुआ था। अगर आप इसमें देखें तो, मिनट ठहरे, यहाँ पे एक मिनट इसको बड़ा करके देखता हूँ। यहाँ पे ये जो एरिया पड़ा हुआ था, यहाँ पे एक ये मिक्स स्क्लेरोटिक साइज, मतलब ट्यूमर का पेशेंट है ये, जो कि चल रहा था, लेकिन असल चीज़ जो थी वो पिक लाइन की थी जो यहाँ तक आई हुई थी, और इसलिए ये लाइन को फर्दर आप लोगों को चेक कराने के लिए था कि इसमें आप क्या लाइंस को पिक करते हैं कि नहीं। तो अच्छा उसके बाद एक मेरे हाथ से हम पिछला ये केस छोड़ा है, ये वाला मैं दिखाता हूँ। ये था 35, हमें 35 पे आने दें मुझे। हम्म, हाँ इसमें आप लोगों का जो था वो राइट मिड जोन, वही थी, ओपेसिटी थी, और वही जो उसके साथ था, तो ये मोस्ट लाइकली जो था आपकी बेसिकली यही एक ये राइट जो ऑब्सक्योर्ड हार्ट का बॉर्डर, और ये दो चीज़ें जो थी ये मिला के, एक मिनट इसमें पिछला ये देखें, यहाँ पे हार्ट कार्डिक बॉर्डर और ये वाली ओपेसिटी, यही इसकी पैथोलॉजी थी। ये वाला पिछला केस है, ठीक है। और इसके अंदर वही जो इन्फेक्शन वही देनी थी, यानी कि जो पहले केसेस आपको दिखाए थे सारे, उसमें यही था कि जो कंसोलिडेशन राइट अपर लोब, लेफ्ट लोअर लोब किस तरह की नजर आनी, राइट लोअर लोब, और ये राइट मिडिल लोब की जो हार्ट के बॉर्डर के साथ होता है। तो इनको ज़रूर देखें, ये जो खासतौर पे ये मल्टीपल आपकी कंसोलिडेशंस हैं, ताकि इसमें भी आपकी जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद फिर अब ये आ गया।
ये था 37 नंबर केस। अच्छा, उसके बाद इसमें भी आप लोगों का वेरी गुड, ये भी आप लोगों ने माशाल्लाह ने काफ़ी हद तक, ये तो अच्छा अच्छा अटेम्प्ट हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें मेन जो पैथोलॉजी थी वो जिन लोगों ने पिक की है माशाल्लाह, उसमें ये था कि जो इसके अंदर राइट लेफ्ट साइड के हाइला में एक मैस पड़ा हुआ था और वेल लाइक कैपेसिटी थी। इसमें यही था कि जो आपकी लेफ्ट अपर लोब होता है वो बेसिकली लेफ्ट इंटीरियर लोब होता है। तो अब यानी कि जो लेफ्ट साइड के अंदर लोब्स होंगे वो एपी होते हैं, यानी आगे और पीछे पड़े होंगे ना। तो जो लेफ्ट अपर लोब होगा, लोअर का तो हमने देखा था वो रेट्रोकार्डिक एक कैपेसिटी बना देता है। लेकिन जो लेफ्ट अपर लोब कोलैप्स होता है उसमें क्या होता है कि उसमें वो क्योंकि आगे की तरफ कोलैप्स करता है तो वो पूरी की पूरी ओपेसिटी ऊपर से लेके नीचे तक मतलब आपको नजर आ रही होती है, वेल लाइक ओपेसिटी जिसको कहते हैं। इन सारों के जो अपर लोब, राइट लोअर लोब, लेफ्ट अपर लोब और लेफ्ट लोअर लोब, इन सारों के जो कोलैप्स करने के तरीके हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। कि अपर लोब ने वेल लाइक ओपेसिटी की तरह करना है, लेफ्ट जो वो है लोअर लोब उसने रेट्रोकार्डिक ट्रायंगुलर ओपेसिटी की तरह करना है। तो इसमें यह था कि इसके अंदर कॉज जो थी वो इसका लेफ्ट हाइलर मैस था और लेफ्ट अपर लोब कोलैप्स का पूरा ये लीजन था। उसके बाद डेंस हाइलम था, लेकिन वो कोई इतना वो नहीं था, बाकी इसके अंदर और भी खास फाइंडिंग नहीं थी। तो इसमें ये आपने याद रखना है कि ये ऐसे पेशेंट्स के अंदर आपने, अगर जिस तरह इस पेशेंट में टिपिकल एक बना हुआ था, तो ये आपने लेफ्ट अपर लोब कोलैप्स के अंदर डाल के इसको पारी कर देना। अच्छा जी। उसके बाद फिर अगला पेशेंट था जो कि एक्सरे चेस्ट, उस नंबर एक्सरे था 38 नंबर केस था ये वाला। अच्छा, इसमें जो था आपके लिए वो फाइंडिंग्स में देखता हूँ किस किस ने सही नहीं की थी। अच्छा, इसमें किंग किंग लिखी है एक मैन लाइन की, लेकिन ठीक है। अम, ये भी ठीक है, कुछ बेहतर है। लेकिन मेजोरिटी ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया और काफियों ने इसको सीयूपीडी बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। लेकिन बहरहाल इसमें जो असल चीज़ थी वो था कि ये जो इसका हिकमैन लाइन थी उसका जो ये ऊपर वाला पोर्शन था ये फ्रैक्चर्ड था। ये देखिए यहाँ से आगे ना इतना एक्यूट एंगल नहीं करती होती है कभी भी। तो इसमें आगे लिखा था कि जो है ना वो जहाँ पे इसका एंट्री पॉइंट था क्यूटेनियस का, यहाँ पे भी किंग था। तो ये यहाँ से अगर आप इस जगह पे देखते हैं ना इसको, इसमें ये भी, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये जो ये वाला एरिया है ना इसका, सर एक मिनट इसको, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आके ना इसमें यूं करके ये ट्यूब पड़ी हुई है। तो इसका ये जो होती है ना, ये इस तरह राउंडेड आनी चाहिए, इसमें कभी भी इस तरह क्रैक नहीं आ सकता। तो इसके अंदर अगर आपने देखेंगे, आप इनको दोबारा जाके देखेंगे तो ये यहाँ पे आके इसके नीचे से अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ से ये इसकी जो कॉन्टिन्यूटी लाइन है ना वो ब्रेक हुई पड़ी है इस जगह पे। ये ऊपर जा रही है और ये जा रही है, तो ये इसके फ्रैक्चर को इंडिकेट करती है हिकमैन लाइन के। और इस वजह से जो था ना ये पेशेंट में आपके इसका प्रॉब्लम था। और ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पे स्किन के अंदर डाली हुई है उन्होंने, तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा किंक आ गया हुआ है। तो ये फिर आपको दोबारा देख के और चेक करना पड़ेगा कि जो हिकमैन लाइन है क्या वो लीकेज तो नहीं कर गई या कुछ, क्योंकि उसने आके यहाँ पे देना है ना ये अपने जो इंजेक्शंस हैं, तो यहाँ पे तो नहीं हम डाल सकते ना क्योंकि, तो इसलिए ये इसको पहले एवेल्युएट करेंगे फिर इसको आगे यूज़ करेंगे। तो इसलिए इसमें आपके पास जो लाइंस हैं उनको आपने अच्छी तरह याद करना है कि कौन कौन सी लाइंस और वो किस तरह नजर आती हैं। ये इसके अंदर आप वही जो हमने जो इंफीरियर जो उसके लाइन, यानी इस तरीके से वो ऊपर वाली ठीक है, लेकिन नीचे वाली जो है उसके दरमियान में यहाँ से इस जगह पे आके क्रैक्स आया हुआ है। तो इसको अब आपके पास जब ये एक्सरेस के आंसर्स आएंगे ना तो आप लोगों ने इसको जूम करके देखना है कि ये जो हिकमैन लाइन का क्रैक फ्रैक्चर जो होता है वो किस तरह नजर आता है आपको। अच्छा जी, उससे अगला जो केस था वो 39 नंबर था। और इसके अंदर जो आपके पास थी वो था, इसमें एक मिनट में आपको देखता हूँ, एक सेकंड दीजिए। मिड एंड, अच्छा साइटस इन्वर्सस लिखा हुआ है, एक मिनट है ना जरा।
अच्छा, इसमें कोई खास नहीं था, तो आप लोगों ने तकरीबन सारों ने ही इसको ठीक पिक कर लिया है कि जो साइटस इन्वर्सस ही मेन इसका वर्कआउट था, इसमें कोई खास चीज़ नहीं थी। तो जो लेकिन वो था कि चूंकि वो डिस्काइनेसिया था और उसकी वजह से ये साइटस इन्वर्सस की तरफ था, तो इसमें फिर अगर पेशेंट रिकरेंट कफ्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर आप सीटी रिकमेंड करेंगे। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो है ना, इसके अंदर कोई वो कार्टिजेनर सिंड्रोम या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं डेवलप हो रही। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने अगला पेशेंट आना था, ये ठीक था, ये इतना इंटरेस्टिंग केस नहीं था। ये वाला था 40। अच्छा, इसमें जो आपकी ये कहाँ से आ गई, ये दोबारा साइटस इन्वर्सस लिख दी। अच्छा, ये कोई और कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा लैम लैम। अच्छा, एक मिनट मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसमें जो मेन थी ना, वो ये था कि आपकी जो डेंसिटी थी ना, इंक्रीज मिड एंड लोअर जोन्स ब्रेस्ट, इसमें भी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। बेसिकली ये सीटीपीए का पेशेंट था और इसमें भी कुछ ख़ास फाइंडिंग नहीं थी। इवन मतलब सिर्फ सीटीपीए के लिए दिखाया गया था कि इसमें जो है ना वो कई दफ़ा आपको जो इंक्रीज डेंसिटीज़ हैं वो सिर्फ ब्रेस्ट टिश्यू की वजह से नज़र आ रही हैं। बाकी इसमें कोई ख़ास फाइंडिंग नहीं थी। तो जो आप लोगों ने लिखा है वो सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सरे था एक तरह से। अच्छा जी, उसके बाद फिर था अगला 41। हाँ, ये सही था, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, उसके बाद जो था, इसमें क्या क्या फाइंडिंग थी इसमें आपके पास? एक तो होमोजेनस ओपेसिटी थी। उसके बाद ये यहाँ पे सर्जिकल ग्लिप्स आ रही थी। उसके बाद ऑब्सक्योर्ड राइट हेमी डायफ्राम आ रहा था। ट्रेकियल डेविएशन टूवर्ड्स थी। तो इसमें जो था ये बेसिकली एक मिनट देखने दें, मैं पहले बता देखता हूँ। हाँ, वेरी गुड, ये तो आप लोगों ने सही पिक किया हुआ ज़्यादा ने। मैथ्स नहीं है ये, जिन लोगों ने लिखा है ना राइट साइडेड न्यूमोनेक्टमी। तो यहाँ पे जो सर्जिकल क्लिप्स होती हैं, तो वो हमेशा जो है वो लंग की रिमूवल के बाद होती है, यानी कि जो न्यूमोनेक्टमी कहते हैं जिसके अंदर, तो उसके अंदर ये है कि ये सारे के सारी जो सर्जिकल क्लिप्स हैं ये बेसिकली उसकी न्यूमोनेक्टमी की थी। तो ये बेसिकली जो था राइट साइड पे, फिर उसके बाद जाहिर बात है जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा कि फ्लूइड आना शुरू होता है, वो बढ़ता जाता है और ऑब्सक्योर कर देता है राइट साइड को। तो ये नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ राइट न्यूमोनेक्टमी थी। इसमें मतलब कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग एज सच नहीं थी, सिवाय इसके कि ये आपने एक्सप्लेन करना था कि ये जो सर्जिकल क्लिप्स हैं ये न्यूमोनेक्टमी के हैं, और न्यूमोनेक्टमी के बाद ये जो जिस तरह इसके अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है राइट हेमिथोरिक्स के अंदर, तो फ्लूइड फिल नॉर्मल हुआ हुआ है उसके अंदर, और एयर फ्लूइड लेवल कोई नहीं है। क्योंकि अगर एयर फ्लूइड लेवल होता तो फिर क्या होना था, इसका मतलब था कि फिर ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला बन गया, कि जहाँ से उन्होंने सर्जिकल स्टैंपिंग की है उसको बंद किया है, तो वहाँ से कहीं से कोई लीक आउट हो रहा है। तो इसलिए आपने इसमें ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है, इस एक्सरे को जितना याद करें कि पोस्ट, क्योंकि अब कार्डियोथोरैसिक सर्जरी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उसमें जो पोस्ट न्यूमोनेक्टमी है वो इस तरीके से आपको पेशेंट प्रेजेंट करता है। और उसके बाद फिर इसमें राइट, हाँ, एक मिनट है, मुझे देखने दें और किसी ने क्या कहा है। पोस्ट लोवेक्टमी, हाँ वेरी गुड, ये अब्दुल्ला अदनान ने सही लिखा है। उसके बाद मोहम्मद अली ने राइट साइड में नेक में ठीक लिखा है। लेकिन उसमें आप लोगों ने जिन लोगों ने तो लिखा, हाँ, एयर नो एयर फ्लूइड लेवल बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने नो एयर फ्लूइड लेवल नहीं लिखा हुआ इसमें। जब आपको न्यूमोनेक्टमी का पेशेंट मिले ना, तो आप लोगों ने ये ज़रूर लिखना है, अंदर मेंशन करना है कि एयर फ्लूइड लेवल नहीं है, ताकि वो इंडिकेट करता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न है। और अगर वो अगर और इसके अंदर इसके नंबर होंगे मैक्सिमम, कि क्या आप ये डायग्नोज कर सक रहे हैं कि ये नॉर्मल है या ये एबनॉर्मल है। क्योंकि अगर ये तो नॉर्मल है तो फिर इसमें एयर फ्लो लेवल नहीं होगा। अगर एबनॉर्मल है, ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला बन गया, तो फिर एयर फ्लो लेवल आ जाएगा, और वो हमारे लिए खतरनाक है। तो इसमें बाकियों ने भी सही लिखा हुआ है। एयर फ्लूइड लेवल कम लोगों ने लिखा है, ये ज़रूर लिखे इसमें, आप लोगों के पास यही एक वो है। और इस केस में मेजॉरिटी पास है। और बाकी ठीक है, आप लोगों का राइट हाइलर मैथ्स भी लिख दिया है, वो राइट हाइलर मैथ्स तो कोई नहीं है। अच्छा जी, लेकिन ये फिर मैं बता रहा हूँ, इसमें सर्जिकल ये जो है ना, इस जगह पे ये सर्जिकल क्लिप्स की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो याद रखना है कि यहाँ पे अगर सर्जिकल क्लिप्स नजर आएंगी तो इसका मतलब है कि लंग को निकाल दिया गया है, और उसके बाद जो लंग की खाली जगह है वहाँ पे फ्लूइड भर गया हुआ है। इसमें कोई डीडी नहीं आएगी, ये तो नॉर्मल है ना। जब नॉर्मल एक एक्सरे आ जाए तो उसके बाद फिर डीडी क्यों डालनी है हमने? डीडी तब डालेंगे ना जब हम कोई डायग्नोसिस और देंगे नॉर्मल के अलावा। तो इसलिए इसमें आपने बस सिंपल ये नॉर्मल, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि अगर इसमें एयर फ्लूइड लेवल होता फिर पैथोलॉजी आ गई थी।
ठीक है। फिर हम ये भी कह सकते हैं इन्फेक्टेड कलेक्शन भी हो सकती है, फिर हम ये भी कह सकते हैं ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला भी हो सकता है। मैनेजमेंट इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको घर भेज देना है, इसलिए क्योंकि ये तो नॉर्मल है। अब इसमें ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं है कि जो हमें किसी तरह भी सिग्निफिकेंट हो कि हम इसको कुछ करें। इसमें आपने ये कहना है कि ये नॉर्मल पोस्ट न्यूमोनेक्टमी एक्सरे है विद नो एयर फ्लो लेवल टू सजेस्ट एनी ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला एंड दैट्स व्हाई पेशेंट डिस्पोज्ड ऑफ बैक टू सर्जिकल कार्डिक, वो जो चेस्ट सर्जरी के पास या थोरेसिक सर्जरी के पास भेज दें बस। हार्ट इसमें शिफ्ट होता है इसकी, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे फ्लूइड कम हो जाता है ना, तो इस पर थोड़ा सा ये जो लेफ्ट साइड है वो थोड़ा सा हाइपर इन्फ्लेट करती है, तो इसलिए हार्ट जो है वो थोड़ा सा राइट साइड पे आ जाता है। और चूंकि फिर उसके साथ वहाँ पे हार्ट का शेडो तब नजर आएगा जब हार्ट के साथ एयर होगी। अगर हार्ट के साथ फ्लूइड होगा तो वो फिर शेडो लहदा नहीं दे सकता। इसलिए चूंकि वो थोड़ा सा इस जगह पे शिफ्ट हुआ हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे जहाँ पे एक्सपेक्टेड आपका हार्ट की लोकेशन है वहाँ पे क्लियर नहीं नजर आ रही होगा, सही यहाँ पे हार्ट का पार्ट, लेकिन वो हमें क्लियर उसमें नजर नहीं आया। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगला एक्सरे था आप लोगों का ये वाला। ठीक है। इसमें आपके पास हर, एक मिनट है मैं मार्किंग ऑन कर दूं इसकी। ये देखिए जी, तो इसके ऊपर जो था यहाँ पे ऊपर कोई ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग नहीं आ रही थी। हॉरिजॉन्टल ये क्योंकि रेक्ट था, जाहिर बात है पेशेंट क्योंकि स्ट्रेट खड़ा करके किया गया था, तो ये जो है ना यहाँ पे फ्लूइड लेवल आ गया था। उसके बाद राइट हार्ट बॉर्डर ब्रोक वो था, और इसके अंदर तो इसमें जो था ये अब इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी कि ये जो न्यूमोनेक्टमी हुई है इसके अंदर भी, तो अगर ये हमने आपने वो जो उसमें पढ़ा हुआ है कि फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता भरता है, वो ये नहीं होता कि आप सर्जरी से अगले दिन आए और फ्लूइड पूरा ऊपर तक भर जाएगा, वो ग्रेजुअली बढ़ेगा। तो जो अगर तो 4 वीक्स पोस्ट न्यूमोनेक्टमी है ये पेशेंट, यानी कि उसका लंग निकाल दिया गया और उसके बाद वो जो है मतलब फ्लूइड भर रहा है, तो 4 वीक्स अगर हुए हैं फिर तो ये नॉर्मल है उसके लिए। लेकिन अगर वो आपको पता है कि फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है ये पूरे का पूरा फिल होना चाहिए, तो अगर वो फिल नहीं होता आगे, या वो ऊपर जाके फ्लूइड फिर वापस नीचे आना शुरू हो जाता है, तो फिर आपके लिए सिग्निफिकेंस है कि ये ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला बन गया हुआ है। ठीक है। तो इसलिए जो है ना इसके अंदर आपके पास और क्या चीज़ थी इसमें। अच्छा, लेकिन ये वो कह रहे थे कि ये जो पेशेंट था ना, इसमें आप लोगों के पास भी ये शेयर हो जाएगी, तो ये पेशेंट सेप्टिक हो गया था विद हेमोप्टिसिस ऑन जो थी ना, जो एयर फ्लूइड थी, ये वैसे तो 4 वीक्स के बाद आया था निमोनेक्टमी के, लेकिन उसके अंदर ये नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि सिम्टम्स इस तरह के आ गए थे कि वो अब रेस्पिरेटरी स्ट्रेस और उसमें जा रहा था, तो इस वजह से ये जो था ना ये फिर हम इन्होंने इसको किया गया, तो उसके बाद फिर इसमें आपका मेरा ख्याल है कि ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला और एम्पाइमा की दी गई थी, और उसके बाद इसमें आप एम्पाइमा चूंकि डेवलप हो सकता है तो उसके लिए किया जाता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो पेशेंट है उसके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि आपने जब न्यूमोनेक्टमी पोस्ट न्यूमोनेक्टमी पेशेंट था, तो उसके अंदर आपके पास अगर वो फ्लूइड लेवल आ गया है, तो उसका मतलब ये है कि फिर वो डेफिनेटली जो यानी कि फ्लूइड लेवल, अब दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो ये है कि अगर तो पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है, तो 4 वीक्स के बाद ये लेवल वो आपने एक बार रिवाइज कर लेने लेवल्स के कितने कितने टाइम के बाद वो फ्लूइड ऊपर आता है। तो अगर तो वो उसके हिसाब से ठीक है, यानी कि 4 वीक्स के बाद हाफ फिल हो गया, तो ये ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, तो फिर अब आपके पास दो तरीके हैं। आप या तो सीटी पे चले जाएं, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि सर पिछले एक्सरे मंगा लें। अगर फ्लूइड ऊपर जा चुका था, यानी कि पिछली दफा पता लगा कि यहाँ पे आ चुका था इस लेवल पे, अब दोबारा नीचे ड्रॉप कर गया, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो कभी भी जब फ्लूइड इधर भर रहा है तो उसके बाद दोबारा एयर नहीं आ सकती उसके अंदर। अगर वो एयर आएगी तो इसका मतलब ये है कि फिर अब कोई वो फिस्टुला बना है या कोई ऐसी चीज़ बनी है जिसके बाद वो एकदम से जो फ्लूइड है वो बाहर निकला है और उसकी जगह से एयर दोबारा फिल इन होनी शुरू हो गई है। तो इसमें इसलिए था। अच्छा, दूसरा ये था क्वेश्चन कि जी हाँ, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उसमें नॉर्मली ये होता है कि अगर आप उसमें देखेंगे ना, और इसमें जो मेरा ख्याल है कैच था वो ये था कि अगर हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स होता, तो जो क्लैप्स्ड लंग था, तो वो हमें कहीं तो नज़र आता ना, मतलब पड़ा हुआ, क्योंकि बेशक वो जितना भी हो, लेकिन वो इसके साथ राइट साइड के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें थोड़ा सा तो आइडिया होता है ना कि ये लंग क्लैप्स हो किधर आया पड़ा है। तो अगर लंग नज़र नहीं आ रहा, तो उसमें आप उनसे हिस्ट्री पूछ सकते हैं कि जी क्या न्यूमोनेक्टमी तो नहीं हुई हुई, और अगर न्यूमोनेक्टमी नहीं हुई हुई तो बहुत सीवियर कोई हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स है तो बिल्कुल ऐसे आ भी सकता है। लेकिन चूंकि इसके अंदर इन्होंने हिस्ट्री में दिया हुआ था, हिस्ट्री आप लोगों से ऑब्सक्योर की गई थी, तो इसलिए इसमें दिया गया था कि ये पेशेंट जो है पोस्ट न्यूमोनेक्टमी है। तो इसलिए जो है वो ये इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप लोग एफसीपीएस वाले ना हिस्ट्री कोई नहीं देते।
तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है ना ज्यूम करनी पड़ती हैं, और इसी चीज़ को आपको प्रिपेयर भी कराना है। तो इसलिए जो है ना, आपने इसमें इसमें हो सकता था, लेकिन इसमें चूंकि लंग हमें कहीं नज़र ही नहीं आया पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, तो इसलिए फिर हमें ये न्यूमोनेक्टमी की भी फीचर डालनी पड़ेगी। तो इसलिए आप याद रखें कि अगर बहुत मॉडरेट टू सीवियर हाइड्रो न्यूमोथोरिक्स है, तो लंग को ज़रूर देखें कि क्या लंग का कोई पार्ट पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। तो उसके हिसाब से हमने चलना है फिर आगे। अच्छा जी, ये केस नंबर था 43। और ये सबसे पहले तो मैं देखूं कि आप लोगों में से किस किस ने डिवाइस को ठीक पिक किया है। ये जो इस देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये यहाँ पे डिवाइस पड़ी है और इसकी ये तार ऊपर जा रही है नेक की तरफ, ठीक है। और जो नेक की तरफ तार जाती है, तो वो आपको पता है कि ये रूट उसका नहीं है पेसमेकर का। पेसमेकर की तार तो इधर से आगे अंदर जा रही है। वो देखिए तो हमने ट्राई चैम्बर भी देखा, बाई वेंट्रिकुलर भी देखा है कि हमने जो पेसमेकर किस तरह की उसकी लीड से जा रही होती है। तो ये बेसिकली वागस नर्व स्टिमुलेटर होता है। और ये भी जो है वो आपकी जो पेशेंट्स होते हैं ना इसके एपिलेप्सी के, तो उसके अंदर ये यूज़ होता है कि जैसे ही वो मतलब जिनकी रिकरेंट एपिलेप्सी होती है, तो ये वैगस नर्व में जब स्टिमुलेशन आती है ना, तो ये अपनी स्टिमुलेशन दे के उसको सप्रेस करता है। तो ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं, सीजर्स की ट्रीटमेंट है, कि जिसमें आप वागस नर्व स्टिमुलेटर लगा देते हैं। तो इसमें जो था वो बाकी सारा कुछ ठीक था। और ये इसकी साइड भी ठीक थी, और ये इसीलिए दिखाया गया था आपको कि इसमें अगर मैं आपको यहाँ से बड़ा करके दिखाऊं, एक मिनट है इधर, ये हाँ। तो यहाँ पे आ गई, आप देखें क्लिपिंग हुई पड़ी है इसकी, कि जो आपकी ये इस जगह पे उसके साथ वागस नर्व के साथ जो था वो इसको मतलब क्लिप कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से गया है, ये तार आपने देखी, ये तार आ गई यहाँ पे इस जगह पे, वो जो आपकी वागस नर्वस के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि आपको एक तो इस डिवाइस का भी पता लग जाए कि ये डिवाइस भी जो है अब आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लोग इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं, तो ये सीजर्स के लिए और बिल्कुल ठीक है। इसमें ये जिसने इसमें लिखा है नॉर्मल, तो वो बिल्कुल ठीक है। माइट्रल वाल्व डिजीज कोई नहीं है, ग्रेनुलोमास कोई नहीं है। अच्छा, और ये जो होते हैं ना छोटा सा कैल्सिफाइड स्पॉट, ये स्पॉट वो स्पॉट, वो हमारी पॉपुलेशन में वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप उसको एज ए क्लिनिकल मतलब वर्थ उसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, अनलेस कि वो आप ग्रेनुलोमा के लिए ना वर्कआउट कर रहे हो। नहीं तो दरअसल आप खुद सोचेंगे, अगर आप एक एग्जामिनर के तौर पे जा रहे हैं, तो आपको क्या ग्रेनुलोमा की पिक्चर लेके जाएंगे आप दिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए? तो आप नहीं लेके जाएंगे ना। इसी तरह आप जब केस का कोई डायग्नोसिस दे रहे हो ना, तो आप ये सोचा करें कि यार अगर मैं एग्जामिनर हूँ, तो क्या मैं ये केस से असेस करूंगा अपने कैंडिडेट्स को कि नहीं। तो अगर तो आपका यस है आंसर, तो उसका मतलब बाकी फिर तो आप मतलब करें उसको अटेम्प्ट। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं यार ये मतलब इंटरस्टिशियल लंग मार्किंग्स, अब आप खुद बताएंगे इंटरस्टिशियल लंग मार्किंग्स आपने देखी है एक्सरे में, तो अब आपने एक्सेस करना है किसी कैंडिडेट को, तो आप क्या उसको दिखाएंगे कि ये इंटरस्टिशियल लंग मार्किंग दे के मुझे बताओ कि ये है या नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए मेरा उसमें मशवरा ये होता है कि अगर आपको इस तरह की फाइंडिंग मिल रही होती है ना, तो उनको रजिस्ट किया करें। वही जो है ना, हेल यस और नो, कि या तो है पक्का है, बिल्कुल नजर आ रहा है, डाउट ही कोई नहीं है। और अगर नहीं है ना वो, तो फिर मतलब वो चीज़ नहीं है, उसको छोड़ दें। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस भी दिया हुआ है किसी ने, और ब्रोंकिक्टेसिस भी दिया हुआ है, लेकिन आप खुद देखें कि इसमें इतना की थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें आती रहती हैं, तो उसको आप लोगों ने ओमिट करना है। अच्छा जी, ये वही सारे का सारा इसका वो लिखा हुआ था, लेफ्ट राइट सारा कुछ। और यही वो जो था टिप जो है वो लेफ्ट साइड पे जा रही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 44 था। इसके बाद जो आपका केस नंबर 44 है, वो मुझे आपका नंबर नहीं पता, ये हमारा रिकॉर्ड के अंदर जो नंबर है वो है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखते हैं किस किसने जो है वो दिया हुआ है। जिसमें एक तो ये जो उन्होंने आपको वो दिखाई हुई थी, कि जो है ऑक्सीजन ट्यूबिंग विद मास्क है, जो यहाँ से मतलब जा रहा है, और सेंट्रल ट्रेकिया इस ये तो एक इसकी ये थी जो एक ट्यूब सी जा रही है, इसको वैसे इंडिकेट किया हुआ था। बाकी इसमें जो था वो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स थे, सीओडी की चेंजेस थी मेनली। ये सीओडी का टिपिकल जो है वो पेशेंट था। और यहाँ पे जो
ये एरिया है ना, तो अगर आपको मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ तो ये इस अगर जब एक चीज़ जो थी ना, वो एक और मैं आपको बताता हूँ। एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारी एक थी वो अमेरिकन में डॉक्टर आरफा हैं, वो के चेस्ट रेडियोलॉजिस्ट हैं, बहुत फेमस। तो वो ये कहती थी कि अल्लाह हैज़ गिवन टू लंग्स फॉर अस टू कंपेयर विद ईच अदर। ठीक है, कि ये जो है बेसिकली इसीलिए दिए गए हैं दो फेफड़े कि आप उनको आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें। तो अगर आप जब भी एक्सरे में कंफ्यूज हो जाए ना, तो आपने लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते हुए नीचे आना है। ठीक है, तो उसमें अब आप इसमें अगर अभी इस जगह पे आए ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे इससे कंपेयर करें अब आप, यानी कि इस वाले एरिया को इस एरिया के साथ कंपेयर होना चाहिए ना। तो अगर इन दोनों को आप आपस में कंपेयर करें तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो है ना पैच ऑफ कंसोलिडेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट था। और दूसरा सीओएडी की चेंजेस थी, तो उसके साथ फिर कॉर्ड पल्मोनेल का एलिमेंट भी होता है। और जाहिर बात है कि ये साथ ऑक्सीजन का मास्क ये जा रहा है जो ऊपर जा रहा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की ये ट्यूब आगे लगी हुई है और वो ऊपर चला गया है। तो ये भी इसके अंदर था फाइंडिंग्स। तो ये बेसिकली सीओएडी की चेंजेस थी विद अ पैच ऑफ कंसोलिडेशन इन दिस मिड रीजन। ये इसलिए दिखाया गया आपको कि अगर आपको एक सीओएडी कह दिया आपने और पल्मोनरी हाइपरटेंशन का एलिमेंट निकाल लिया तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड। लेकिन वो ब्रोंकिक्टेसिस चेंजेस तो थोड़ी बहुत इस एज में वैसी हो जाती है ना, तो इसलिए वो भी है। और बाकी एग्जैस्टरबेशन। लेकिन जो असल चीज़ थी वो ये थी कि ऐसे पेशेंट्स में जो ओल्ड एज हैं और जो एकदम से डिटीरिएट कर रहे हैं सीओएडी के साथ या सीओपीडी के साथ, तो उनमें आपने नमोनिया कैसे ढूंढना है। तो नमोनिया उसका तरीका ये है कि चूंकि वो दोनों साइडों के हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हैं, आपको कहीं पे वो टिपिकल कंसोलिडेशन कोलैप्स की पिक्चर नहीं मिल रही। तो आपका तरीका ये है कि आपने इन दोनों एरियाज को आपस में कंपेयर करते आना है। और कंपेयर करते करते जब आप इस रीजन में पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो एरिया है ये उसके कॉन्ट्रालैटरल उस पार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा डेंस है। इस वजह से इसका मतलब ये है कि ये वाला जो लीजन है यहाँ पे कोई इन्फेक्टिव फोकस पड़ा हुआ है। और फिर वही बात है कि जी आप इसको फॉलो वो जो है ये आपका एक टोटल मेटाबॉलिक प्रोफाइल सीबीसी ये वो प्लांटिंग सीआरपी वगैरह करवा के और उसके बाद फिर आप इसको भेज देंगे। और उसके बाद ये कहेंगे कि जी वापस आके दोबारा 3 हफ्ते के से 6 हफ्ते के बाद आपने इसको दोबारा एक्सरे कर लेना। तो इसमें भी आप ये देखें, ये वाला जो मिड जोन कंसोलिडेशन है ये उन्होंने दी हुई है, बाकी सारे की सारी फाइंडिंग्स वही है। बाकी ब्लंटेड कॉस्टोफ्रेनिक एंगल इस एज में वैसे ही हो जाते हैं, तो इसलिए इसके अंदर हमें बाकी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला पेशेंट था वो आपका है 45। और 45 में आपके पास एक बड़ा सारा, ये देखें, इसको अब आप देखें। ठीक है, कि इसमें आपकी मीडियम वाइडनिंग ऑफ मीडियस्टाइनम थी, थोरेसिक एओर्टा, स्मॉल राइट प्लूरल एफियन, यहाँ पे ये थोड़ी सी ब्लंटिंग आई हुई थी। ठीक है, और रिट्रोकार्डिक पैसिफिकेशन। और उसमें क्या ऑप्शन हो सकती है कि आपके पास यानी कि ये पूरी के पूरी एक ये जा रही है जो यानी डिसेक्शन हो सकती है ओरडा की, या फिर कंसोलिडेशन कोई रेट्रोकार्डिक। तो ये जो थी ये सारी की सारी जो पैसिटी जा रही है ये मोस्ट लाइकली जो थी वो आपकी वो जो डायसेक्शन ऑफ एओर्टा है उसकी उसकी पिक्चर की तरफ ज़्यादा आता है। और उसकी उसकी वजह से जो है ना उसमें देखते हैं कि एरोटिक कैम्प बहुत अच्छा है माशाल्लाह, काफ़ी लोगों ने इसको बिल्कुल सही पिक किया हुआ है। लिम्फोमा भी चलें ठीक है, डायग्नोस्टिक्स में तो आता है लेकिन फर्दर वर्कअप आपने सीटी चेस्ट विद आईवी कंट्रास्ट से ही करवाना है। और एरोटिक एन्युरिज्म माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने सही किया है। सिक्योरिटी एन्युरिज्म, हाँ ठीक है। तो ये टिपिकल बस आपने उसमें देखें तो उसके बाद फिर फर्दर वैल्यूएशन हमने उससे करवा लेनी है। और उसके बाद फिर आगे हम ये एओर्टिक डायसेक्शन का बेसिकली पेशेंट है। ठीक है, यानी कि उसकी वजह से ये सारी की सारी पेस्टी नज़र आ रही है। और अगर आपको इस तरह की पेस्टी नज़र आए तो आपने बाकी तो अपने जो लीजन डालने ही डालने हैं कि ये है वो है वगैरह वगैरह। लेकिन जो असल चीज़ है वो आपने कार्डिक ये जो डायसेक्शन ऑफ एओर्टा है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपने डालनी। ठीक है। अच्छा जी, उससे अगला पेशेंट जो है 46 नंबर, 1 मिनट, 46 नंबर। हाँ, ये वाला एक पेशेंट था, इसमें राइट हेमी डायफ्राम था, सॉरी एलिवेटेड राइट, ये देखिए जी। उसके बाद मैसिवली एलिवेटेड राइट हेमी डायफ्राम है, राइट हार्ट बॉर्डर जो था वो डिफिकल्ट था हमारे लिए। और मीडियस्टाइनल की डेविएशन थी, क्लियर लेफ्ट बॉर्डर था, और एब्सेंट लेफ्ट ब्रेस्ट कॉन्टूर। ठीक है, और इसमें जो इसको अगर आप कंपेयर करें ना दोनों साइडों के, मैं देखता हूँ उनमें से किस लोगों ने इसमें से राइट ब्रेस्ट मैस लीजन लिखा है, लेकिन लेफ्ट का ब्रेस्ट रिमूवल
या लेफ्ट, नहीं वो किसी ने नहीं लिखा। राइट ब्रेस्ट मैस लिखा है एक ने। लेकिन वैसे मैं बताता हूँ आपको कि इसमें जब आप इस तरह के पेशेंट आए ना, जिसमें इस तरह की फ्यूजन नज़र आ रही हो आपको, कंसोलिडेशन और ये सारे के सारा, तो इन वेरिएबली आपने ब्रेस्ट दोनों साइडों के कंपेयर करने हैं। ठीक है। ये जो ब्रेस्ट है इनका आपस में कंपैरिजन इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको ये स्किन फोल्ड एक नज़र आ रहा होगा छोटा सा, तो यहाँ पे आपको ना ये भी ब्रेस्ट का टिश्यू लग सकता है अगर आप उसको अलग देखेंगे। लेकिन जब आप इसको कंपेयर करेंगे ना कि इस ये देखें, ये ब्रेस्ट का पूरा एक मतलब बिल्कुल सही शेडो जा रहा है, जबकि उसके अगेंस्ट यहाँ पे जो उसके एक्सपेक्टेड उतना ही डेंस शेडो दूसरी साइड पे होना चाहिए, तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये था, इसमें एक तो लेफ्ट मेस्टेक्टमी थी, लेफ्ट मेस्टेक्टमी, और फिर राइट साइड में प्लूरल फ्यूजन थी। तो मेस्टेक्टमी के साथ आपको पता है कि अगर प्लूरल फ्यूजन आ जाए तो वो तो ऑलमोस्ट लाइक सर्टेनिटी के साथ वो मेलिग्नेंसी की तरफ जाएगी। तो लेकिन आपने पूरी की पूरी वही स्टोरी दोबारा सुनानी है कि जिसमें आप ये कहेंगे कि जी चूंकि यहाँ पे फ्यूजन है ये वाला है, तो ये इन्फेक्टिव भी हो सकती है, ये वो भी हो सकती है। और उसके साथ फिर आपने जो है ना कंट्रास्ट सी टी चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस भी करवाएं, उसके बाद फिर वो सारे के सारे लिख के। और यहाँ पे सर्जिकल क्लिप्स भी थी, ये आपने ऊपर देखा होगा कि ये लेफ्ट ब्रेस्टेक्टमी के साथ जो इसकी एक्सिलरी क्लियरेंस करते हैं, तो उसमें फिर यहाँ पे स्टेपल्स भी लग जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें थी, तो इसके अंदर आना है। तो इसलिए आपने इसमें जब भी फ्यूजन का केस है यूनिलेटरल, जो ज़्यादा चांसेस हैं आने के, तो ब्रेस्ट शेडोज को रूल इन रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपके साथ जो है वो ठीक। अच्छा जी, मैं डॉक्टर राम ने कह रही लेफ्ट ब्रेस्ट प्रेजेंट, और उसको हाँ एक ने लिखा हुआ है, डॉक्टर राम ने लिखा हुआ है। और लेफ्ट मेस्टेक्टमी नहीं, अब्दुल्ला ने भी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही, मैंने नहीं वो देखा वहाँ पे, क्योंकि वो आप लोगों ने डायग्नोसिस में वो मैथ्स दे दिया था ना, इसलिए मैं नहीं देख सका उसको। हाँ ये भी है, डॉक्टर सैरिश ने भी लिखा हुआ है। और लेकिन वो लेफ्ट मेस्टेक्टमी के साथ राइट प्लूरल फ्यूजन थी ना, तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा हुआ है। नहीं तीन चार लोगों ने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। और किसने लिखा है? और नहीं, और हाँ ये एक शाह हसीना है कोई, उन्होंने भी लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। और उन्होंने फ्यूजन भी लिखने दी है, बिल्कुल सही है। और ठीक है, इनमें से जिन लोगों ने लिखा है मेस्टेक्टमी और साथ फ्यूजन और वो तो बिल्कुल पास है, क्लियर कट पास है। लेकिन जो बाकी हैं उनको ज़रा दोबारा एक दफ़ा ब्रेस्ट शेडोज और ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। अच्छा ये 47 आ गया है, फिर थोड़ा आ गया। अच्छा जी हाँ, ये जो था इसमें देखते हैं आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है पहले। नहीं ये फ्यूजन थी, ये जो है ना इसको अल्ट्रासाउंड पे देखा गया था, ये जो है फ्यूजन थी, रेज्ड हेमीडायफ्राम उसकी वजह से था। तो सब पिल्मोनिक फ्यूजन जो होती है ना, वो भी रेज्ड हेमीडायफ्राम की तरह नजर आती है। इसमें ये फ्यूजन थी, और फ्यूजन के साथ फिर इसको आगे, अब जाहिर बात है कि अगर आप लोग इसको फर्दर वर्कअप कराते तो अल्ट्रासाउंड से भी अगर आप लोगों को डाउट हो ना कि ये फ्यूजन है, तो आप उसमें कह दिया करेंगे जी ये मोस्ट लाइकली फ्यूजन लग रही है, मोस्ट लाइकली रेज्ड हेमीडायफ्राम में पैरालिसिस हो सकता है, लेकिन मैं स्टिल अपने डायग्नोसिस को फर्दर कंफर्मेशन के लिए अल्ट्रासाउंड करूंगी। जो अल्ट्रासाउंड है ना वो इतना खतरनाक चीज़ नहीं है कहना, क्योंकि उसकी वजह है कि उसमें रेडिएशन इंड्यूस नहीं है। लेकिन अगर सीटी कहेंगे ना आप, और एमआरआई कहेंगे, ये दो ऐसी मोडेलिटीज़ हैं जो बड़ी रिसोर्स कंज्यूमिंग है, कि या तो पेशेंट की रेडिएशन लगेगी या फिर उसका रिसोर्सेज काफ़ी सारे आपके ज़ाया होंगे। तो उनको सोच लिया करें, लेकिन अल्ट्रासाउंड में कोई टेंशन नहीं है, वो आप कह सकते हैं आराम से। अच्छा इसमें ये था कि लेफ्ट साइड मीडियस्टाइनल मैस था पूरे का पूरा, जो इस तरह नीचे आ रहा था, और उसका लेफ्ट हाइलर स्ट्रक्चर विजिबल थे। और ये चूंकि हाइला क्या कहते हैं उसको, ओवरले साइन था इसके अंदर, तो इस वजह से जो है ना आपका ये इंटीरियर मीडियस्टाइनल मैस मोस्ट लाइकली लग रहा था। और क्योंकि इसके अंदर आपका ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी देखनी, वो क्या थी कि अगर आप इसमें देखें तो आपको यहाँ से ये जो एओर्टा का शेडो है, ये डिसेंडिंग एओर्टा का बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर है। तो ये जो एओर्टा का ये अगर शेडो क्लियर है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पोस्टीरियर मीडियस्टाइनल लीजन भी निकल गए, क्योंकि पोस्टीरियरली चली जाती है। और सेकेंडली क्या है कि एओर्टिक एनोरिज्म, एओर्टिक डायसेक्शन ये भी निकल गई, क्योंकि एओर्टा तो क्लियर कट नजर आ गई कि ये बिल्कुल ठीक पड़ी हुई है। लेकिन उसके अगेंस्ट जो ये सारे के सारे लीजन है, अब हमने इसमें देखना था कि क्या ये हाइलम से है रिलेटेड या एंटीरियर टू हाइलम है। तो हाइलम ओवरले साइन इसमें इसलिए आ गया कि यहाँ से ये ब्रोंकस ब्रोंकस और वेसल्स वगैरह सारी नजर आ रही थी, तो ये मोस्ट लाइकली एंटीरियर मीडियस्टाइनल मैस हुआ। तो एंटीरियर मीडियस्टाइनल मैस के जैसे ही आएगा तो आपको फोर्टीज, ये जो थाइमस हो सकता है, थाइमोमा हो सकता है, फलाना हो सकता है, थायराइड मैलिग्नेंसी हो सकती है, और लिम्फोमा, टेराटोमा, ये सारे के सारे आपने डाल देने। तो उसके बाद फिर आप फर्दर सीटी के साथ सजेस्ट करेंगे वर्कअप, और उसके बाद लिखेंगे कि जी जैसे वो आता है तो उसके बाद फिर हम इसको फर्दर वर्कअप कर लेंगे। इसमें अब काफ़ी लोगों ने ना एनोरिज्मल डायलिटेशन ऑफ एओर्टिक रूट दिया हुआ है। एओर्टिक रूट की या जो भी ये डायलिटेशन है ना, उसमें एओर्टा गायब होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। और खासतौर पे अगर इस साइड पे आ रही है एओर्टिक रूट, तो नॉर्मली इस साइड पे होती है ना, यहाँ से इस तरह निकल के जाती है, तो वो एओर्टिक रूट की डायलिटेशन इस तरह आती है यहाँ से, तो ये तो इधर को आई हुई है ना। दूसरा ये कि एओर्टा आप ये देखें ना, पूरी की पूरी पीछे से बिल्कुल ठीक जा रही है डिसेंडिंग एओर्टा। तो अगर आपको डिसेंडिंग एओर्टा उससे क्लियर आउट हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि एओर्टा को आप छोड़ दें, एओर्टा नहीं हो सकती। तो इसलिए, और फिर दूसरों ने जो है ना असेंडिंग एओर्टिक एन्युरिज्म, डिसेंडिंग एओर्टिक एन्युरिज्म और पोस्टीरियर मीडियस्टाइनल मैस इज लाइक कि वो फिर एओर्टा के साथ नॉर्मली कुछ ना कुछ टच जरूर कर जाता है। और फिर एक है डॉक्टर जिल्ले हुमा, उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है, इंटीरियर मीडियस्टाइनल मैस बिल्कुल सही उन्होंने डेट किया है। और लिम्फोमा लिखा हुआ है इंटीरियर मीडियस्टाइनल मैस, खदीजा आरिफ पे भी ठीक लिखा है। और फिर वाइडनिंग ऑफ मीडियस्टाइनम एनवायरनमेंट नहीं। उसके बाद महविश ज़ारा ने, हाँ, एंटीरियर स्लैश मीडियल मीडियस्टाइनम। अब एंटीरियर स्लैश मिडल नहीं चलेगा, क्योंकि आपने इसमें कैटेगोरिकल होना है कि ये जो है एंटीरियर है, मिडल है या पोस्टीरियर है। तो इसलिए आपने उसमें जो है, चूंकि ये ओवरले साइन आ गया था, तो इसलिए। और दूसरा, मिडल में इस तरह के ट्यूमर्स होते भी नहीं हैं, आपको पता है कि मिडल में तो ज़्यादा वो क्या होते हैं कि इसके वेसल रिलेटेड होते हैं, एनोरिज्म्स होते हैं, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो उसमें लेस लाइकली है। उसके बाद फिर और कौन है, मोहम्मद साबिर हो गया, ओपेसिटी, हाँ, नहीं ये नहीं, शाहजीना, बाकी। और लेफ्ट मीडियस स्टैनल, लेफ्ट हाइलर मैस नहीं, हाइलर मैस और मीडियस स्टैनल मैस जो है ना, वो लेस लाइकली है इसमें ना। और हाइलम ओवरले साइन अगर आ जाए तो फिर तो नहीं हो सकता ना, मतलब एंटीरियर वो हाइलर ट्यूमर, वो तो फिर इसका मतलब ओवरले का मतलब ये कि आ गई है पीछे। अच्छा जी, चलिए अगला नेक्स्ट करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास अभी केसेस तो पड़े हैं काफ़ी सारे, एक मिनट। अच्छा जी, 48 जो नंबर था वो, यानी कि था उसमें क्या थी इंटरेस्टिंग चीज़, हाँ ये था इसमें मेरा ख्याल है तकरीबन सारों को ठीक करना चाहिए। हाँ, एक मिनट। अच्छा, इसमें देखते हैं। ये एक तो जो है ना, ये डॉक्टर ज़ारा नसरुल्लाह ने बिल्कुल ठीक किया इसको, और उन्होंने इसमें स्मॉल निमोथोरेक्स भी दिया है, फ्रैक्चर ऑफ राइट रिब भी दिया है। और अच्छा, इसमें जो मेन फाइंडिंग थी वो ये थी कि ये जो सारी की सारी थी ना, ये जो सुपीरियर मीडियल स्टैंडिंग की वाइडनिंग थी, एक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट थी, दूसरा ये था कि मल्टी फोकल कंसोलिडेशन के एरियाज यहाँ मुख्तलिफ जगह स्प्रेड हुए। ये जो कंसोलिडेशन के एरियाज थे, ये ट्रॉमा की हिस्ट्री थी इस पेशेंट की, जो कि फिर ऑब्सक्योर की गई थी आप लोगों से। तो उसमें जो था वो एक तो कंट्यूजन्स थी ये सारी की सारी, ठीक है। उसके साथ इसकी मीडियन जो मीडियस्टाइनल वाइडनिंग थी वो बहुत सस्पिशियस थी, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी मीडियस्टाइनल वाइडनिंग थी। और mediastinal widening in a traumatic patient is obviously something related to bleed hematoma in the mediastinum, और ये एक इमरजेंसी है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो बाकी वो जो आपने इसको रिससिटेट करना है, क्योंकि इसकी जो ये सेंट्रल ट्रेकिया है, ये नज़र तो आ रही थी, लेकिन उसके साथ फिर सारी बात है कि अगर ये ब्लीड ज़्यादा होगा, हो सकता है उसके अंदर चला जाए, तो फिर ये रेस्पिरेटरी कंसोलिडेशन। तो इसमें ये कंसोलिडेशंस के एरियाज जो थे, ये कंट्यूजन्स थी, न्यूमोथोरिक्स था, और ये बाइंडिंग ऑफ जो सुपीरियर मीडियस्टाइनम थी, ये हीमाटोमा या उसके लिए प्रोड्यूस करता था, ठीक है। और इसके अंदर जारी बात है कि आपकी जो अगली रिकमेंडेशन थी वो फॉरन ये थी कि अर्जेंट बेसिस पे जो है ना, इसका सीटी विद आईवी कंट्रास्ट जो है वो करवाया जाए, ताकि इसको देखने के लिए फर्दर। एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगला जो पेशेंट था वो आपका था 49 नंबर। स्ट्रिप फ्रैक्चर, मैं मिनट, मैं दोबारा देखता हूँ। इसमें लिखा तो नहीं हुआ उन्होंने, लेकिन मैं इसको देखूंगा, मैंने इसको देखा नहीं है गौर से ना अभी केस को, लेकिन मैं इसको देख लूंगा। लेकिन इनकी जो की है उसमें ना वो लिखा नहीं हुआ रिब फ्रैक्चर ना, तो अब हो सकता है हो या ना हो, लेकिन खैर इन एनी केस वो कोई उसकी चेंज नहीं करता बहुत ज़्यादा ना। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर था केस नंबर 49, और इसके अंदर जो था मैंने मेरी डिस्प्लेस्ड। अच्छा जी, ये देखते हैं अब कौन कौन ठीक आया है इसमें। ये फिर जो है ये देखें, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको इसकी फाइंडिंग्स दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पे जो था ना, लेफ्ट क्लेविकुलर फ्रैक्चर था, जो ऊपर लेफ्ट अपर साइड पे थोड़ा सा नज़र आ रहा था, कि मैं आपको दोबारा वो एरिया ला के दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे देखें ये टूटी पड़ी है क्लेविकल, यहाँ से ना ये फ्रैक्चर हुआ पड़ा है। तो एक तो इसमें अब देखते हैं कि क्लेविकल फ्रैक्चर किसी ने ढूंढा था, नहीं। अच्छा चलो ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा उसके बाद फिर और क्या था इसमें? फिर था यहाँ पे जो था ये सारा क्लियर था, बाकी इलेक्ट्रोड्स वगैरह थे, और उसके अलावा एक ये फ्रैक्चर था, ट्रेकियल डेविएशन थी। उसके बाद बाकी क्लियर रंग था, और दूसरा बाकी सारा कुछ उसमें ऑलमोस्ट सही था। तो इसलिए इसके अंदर जो मेन फाइंडिंग्स थी आपकी, वो सारी की सारी एसी जॉइंट के लिए फर्दर वर्कअप करवाना था, और सिर्फ क्लेविकल फ्रैक्चर जो था ना वो हमारे लिए ज़्यादा था उसके अंदर। अच्छा उसके बाद जो था ना, नेक्स्ट जो पेशेंट था वो था क्वेश्चन नंबर 50। एक मिनट मुझे देखना दें, बस हाँ, हमारे एक दो रह गए पेशेंट, ताकि ना फिर हम इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, हमने 49 कर लिया है, नहीं, हाँ 50 था। 50 में देखते हैं किसने ठीक किया है इसमें। इसमें ये था फाइंडिंग जो थी ना, वो जो हिडन फाइंडिंग थी वो ये थी कि यहाँ पे जो है ना, एक राइट एपिकल न्यूमोथोरिक्स था। अब सही है, आवाज बेहतर होगी। अच्छा, अब इसमें जो था ना, ये राइट एपिकल न्यूमोथोरिक्स था, और ये आप लोगों ने याद रखना है, मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि जो ऊपर की तीन रिब्स है ना, वो आपने ना डेलिबरेटली देखनी है कि ऊपर और नीचे वाली जो कॉर्टिकल लाइंस हैं उनके अलावा कोई लाइन तो नहीं है, इधर कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इनके अलावा कोई तीसरी लाइन नजर आ गई है ना जाती हुई, यानी कि आप पहले रिब स्टार्ट करें, ऊपर और नीचे वाली कॉर्टेक्स देखें, उसके बाद अगली रिब स्टार्ट करें, उसके दरमियान में देखें कि कोई लाइन और तो नहीं जा रही, फिर उससे अगली लिप स्टार्ट करें, उसके दरमियान में देखें। अब इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ये कॉर्टेक्स की लाइन है ना, उसकी एंड और इसके दरमियान में एक ये तीसरी लाइन चली जा रही है। जब आपको ये चीज़ जो है ना, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है देखनी, एग्जाम के सेटिंग में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि जो एपिकल न्यूमोथोरिक्स है वो बहुत कॉमनली मिस हो जाते हैं जब आप एंग्जाइटी में होते हैं। उसका असूल ये है कि नॉर्मली ये होते हैं कि पहले तीन रिब्स के अंदर अंदर ही हैं, मतलब जितना कि मेरा एक्सपीरियंस है ना, अगर आपको एग्जाम में दिखाएंगे ना फर्स्ट सेकंड थर्ड रिब, क्योंकि फोर्थ रिब के बाद ना वो वैसे ही इतना प्रोमिनेंट हो जाता है कि वो एग्जाम केस रहता ही नहीं है। तो आप सिर्फ ये मेक श्योर करेंगे जो सेकंड और थर्ड रिब है ना, उसके दरमियान तो लाजमी देखें, और थर्ड और फोर्थ रिब के दरमियान में भी देखें कोई लाइन पैरेलल तो नहीं चलती जा रही। अगर कोई लाइन उनके दरमियान में पैरेलल चलती जा रही है ना, फिर आपको बाकी डिवॉइड ऑफ लंग मार्किंग चाहिए, वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो ऑलमोस्ट सर्टेनिटी के साथ न्यूमोथोरिक्स है। ठीक है। और इस तरह के न्यूमोथोरिक्स भी लगते हैं एग्जाम में, जरूरी नहीं कि वो आपको पूरे के पूरे टेंशन न्यूमोथोरिक्स के साथ दिखाएं, छोटे से एपिकल न्यूमोथोरिक्स आपको दिखाए जा सकते हैं। तो इसलिए आपने उसको भी याद रखना है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें यही था कि इसमें एपिकल वो सिर्फ एक जो मेन फाइंडिंग थी वो लेफ्ट एप स्मॉल एपिकल न्यूमोथोरिक्स था। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपका जो पहले सेट का लास्ट केस था। अच्छा जी, इसमें अच्छा वेबसाइट पे आप मेरा मशवरा ये है, अ, वो जो आप लोग ये केस करते हैं ना, ये आप लोग मोबाइल पे ना किया करें, क्योंकि अगर आप मोबाइल पे करेंगे ना तो उसके अंदर आपकी आधी फाइंडिंग्स वैसे ही मिस हो जाएंगी, आपके रिफ्लेक्सेस नहीं बनेंगे। ये हमेशा कोशिश करें कि ना इसको आप बैठ के उस पे करें, लैपटॉप पे, कम से कम लैपटॉप हो। उसकी वजह ये है कि आप अगर लैपटॉप पे करेंगे ना, वहाँ भी आपको लैपटॉप पे मिलने हैं केसेस देखने के लिए, तो आपकी आई भी ट्यून होगी, आपको खुद भी आपको भी आइडिया होगा कि ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक। लेकिन अगर आप वो छोटी सी मोबाइल की स्क्रीन पे लगे रहेंगे ना, उसमें फिर वो आपको टाइम तो शायद 10-15 मिनट सेव कर देगा वो, लेकिन उसमें जो है ना वो फिर मतलब मुश्किल हो जाता है। और वो हैबिट ही ना बनाएं कि आपने जूम करते हुए ऊपर करना है, नीचे करना है, यूं करना है, यूं करना है, वो हम एग्जाम में तो पॉसिबल ही नहीं है ना वो, ना एफ आर सी आर भी ना उसमें, दोनों में आपके वर्क स्टेशन पे एग्जाम्स होने हैं या आपके लैपटॉप पे एग्जाम होने हैं। तो आप इसमें कोशिश करें कि मतलब लैपटॉप के अंदर बैठ के इसको करें, ताकि आपकी आई उस हिसाब से ट्यून और फाइंडिंग, और इसमें हमने इसको हाई क्वालिटी रखा हुआ है। आप इसको जितना मर्जी जूम करते जाइए, बिल्कुल सही जूम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अच्छा हाँ, जो वो कह रहे हैं वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ये देखें। यहाँ पे आप देखें, इस जगह पे, यहाँ पे आप ये देखें कि एक मिनट में इसको देखता हूँ, वो इसमें ड्रॉ करता हूँ ना तो वो साथ ही छोटा हो जाता है दोबारा। लेकिन इस जगह पे ना, अगर आप अपने स्क्रूम करके देखेंगे ना, यहाँ पे एक ना लाइन जा रही है, यहाँ पे। अब इस रिब के साथ मैं अब इसका कलर चेंज करता हूँ। ये देखिए, मैं ब्लू से ना रिब के बॉर्डर बना देता हूँ आपको, ये ऊपर वाली रिब का बॉर्डर है, ये नीचे वाली रिब का बॉर्डर है। इन दोनों के दरमियान लाइन नहीं नजर आनी चाहिए आपको, इसके पैरेलल, इसके साथ जाती हुई या ऊपर नीचे जाती हुई। अगर दो रिब्स के दरमियान में आपको लाइन नजर आ गई है ना,
तो जो उसका मतलब ये है कि फिर कंफर्म वो जो है ना मसला है। ठीक है। और इसलिए हाँ, ये आप इसको बड़े तसल्ली से जूम करके हर चीज़ देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारा आखिरी केस जो हमने टॉक्स 1 का था, और वो ये था 51, और इसमें जो था वो ये ट्रेक्योस्टमी थी, और आपका जुगुलर वेन था, और उसके बाद इंटरस्टिशियल ओपेसिफिकेशंस थी। ये सारी की सारी फाइंडिंग्स अभी देखते हैं किस किसने लिखी है, वो ठहरने। पैची स्पेस कंसोलिडेशन थी, और ये पेशेंट किस चीज़ का था, इस तरह का अगर आपको पैची एरियाज मिल रहे हैं कंसोलिडेशन के जगह 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 पे पड़े हुए, तो वो एआरडीएस का पहला डिफरेंशियल बनेगा उसके अंदर। और जिस तरह इस पेशेंट की पोजीशन है कि सेमी मोबाइल ओब्लिक, यानी कि एपी सेमी मोबाइल किया गया है, इसका मतलब पेशेंट की कंडीशन वैसे ही काफ़ी ख़राब है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, सॉरी ये जो है कहाँ गया, यहाँ। ठीक है। उसके बाद ये सर्जिकल क्लिप्स हैं, सेंट्रल ट्रेकिया है, और ये उसके अंदर बाकी स्पोर्टिव केयर है। बाकी इसमें तो ये सिर्फ इसमें फाइंडिंग्स थी कि आपने इसमें जो ये कंसोलिडेशन पैचेस थे उनको ढूंढ के, तो आपने इसमें इसको एआरडीएस पे लेके जाना था। और आप लोगों का माशाल्लाह इसमें ठीक है। सर्जिकल कफ नहीं, ये बाहर आ रही है ना यहाँ से, तो ये यहाँ से तो अंदर जा रही है ना ये, तो इसलिए ये तो ये देखिए मैं बता देता हूँ। सॉरी, एक मिनट। ये यहाँ से ट्यूब निकल के ना बाहर आई पड़ी है ना, तो ये ठीक है, मतलब इसकी तो इतना मसला नहीं है, अपनी जगह पे ही है। और बाकी वही ओपेसिटीज़ हैं यहाँ पे वहाँ पे, काफ़ी सारी इन्फिल्ट्रेट, एल्वियोलर इन्फिल्ट्रेट्स जिसको हम नॉर्मली कहते हैं। तो उसके साथ इसका मतलब यही है कि ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आपकी इसी की है फाइंडिंग। तो यहाँ पे हमारे पहले 25 केस का जो रिव्यू ख़त्म होता है, और अब ये है कि वो जो अगले 25 केस है ना उनको हमने कल करना है लाजमी। तो कल भी क्लास होगी, और कल भी 9:30 से करीब ही हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और वही 11 बजे तक हमारी कोशिश होगी कि हम अगले जो 25 केसेस हैं वो कर दें। और अगले, मेरा तो अपनी ख्वाहिश ये है कि हम 25 केस और एक्सरे के कर दें, यानी कि ऐड आज ही आपको, ताकि आप लोग वो भी सारे क्लियर कर लें परसों तक। तो फिर हम ताकि उसको भी डिस्कस कर लें। तो इसमें आप लोगों की जो सजेशंस हैं, और तो बता दें, नहीं तो ये है कि कल फिर हम एमएसके को ऐड कर लेते हैं परसों से। तो परसों से फिर ये है कि 25 के एक्सरेज में आपको एक एमएसके के देता हूँ, ताकि आप लोगों का उसके ऊपर भी आई सेट होनी शुरू हो जाए। और फिर जो एक्सरे के 25 केसेज हैं वो फिर हम यानी कि विद इन यानी कि 2-3 दिन का गैप दे के फिर स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें यह है कि मैं, क्योंकि ये जो है ना नंबर ऑफ केसेस, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जितना आप लोगों के पास टाइम है ना आप उसको अवेल करें इसके अंदर। और ये ज़रूर लिखें, क्योंकि इसको मैं सारों को रीड ज़रूर करता हूँ, ये जो आप लोग लिखते हैं ना सारे का सारा। और उसमें मेरी कोशिश यही है कि हम, जैसे कि थोड़ा सा टाइम मैनेज होता है अब, तो हम थोड़े से ना पर्सनल फीडबैक भी शायद मैं उसके अंदर ही एंटर कर दिया करूँगा, और आपको आंसर के साथ ही नज़र आ जाया करेगा कि इसमें लिखा है या नहीं लिखा है या क्या चीज़ की है। तो यहाँ पे फिर हम, आप लोगों की जो सजेशंस हैं आप लोग यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, बता सकते हैं अगर आप लोगों का कुछ इसमें है। और मैं असल में वो ये इसलिए दे रहा हूँ कि जो थोड़े एक्सरे हमारे यूज टू हो जाए, तो हम विद इन यानी कि लाइक अ वीक के बाद फिर हम क्रॉस सेक्शन को मेन बल्क में ले आएंगे। और फिर हम जो है वो ये जो एक्सरेज होंगे ये फिर थोड़ा सा बैक स्टेज पे चले जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि फिर हम उसको मतलब, क्योंकि एक्सरेज आपको ना कांस्टेंट हमने रिपीट कराते जाने हैं, मतलब 17 तक ना, ताकि उसमें ये होगा कि आप लोग एक्सरेज पे ट्यून रहेंगे, लेकिन उसमें ये होगा 3-3 4-4 एक्सरेज आ जाएंगे। लेकिन अभी एक दफ़ा जो चेस्ट एक्सरे है ना, जो ब्रेड एंड बटर है उसका एग्जाम का, वो आप लोगों को बिल्कुल सही आने चाहिए। तो यहाँ पे है बाकी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। कल अपने 25 केस जो अगले दिए हुए हैं ना हमने टॉक्स टू, वो पूरे रखें। फिर हमने कल वो डिस्कस सारे करने हैं आपके साथ, ताकि उसमें जो भी आप लोगों की गलतियाँ हैं जो आपकी वो हैं उनको हम कर सकें। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल से फिर स्टार्ट करते हैं। और कोई सजेशन कमेंट्स और वो हो ना, वो आप उस पर भेज दिया करें हमें। और फिर हम जो है उस पे उसके हिसाब से थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन वो करते जाएंगे। लेकिन अब ना सेशन असल में काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमें कोई डिटेल सेशन दे, तो मसला ये है कि मेरी मर्ज़ी ये है कि हम मैक्सिमम टाइम अवेलेबल जो भी है ना उसको डिवोट करते जाएं। इसकी बजाय कि हम पहले एक प्री प्लान सेशन बनाएं कि 1 घंटा इस दिन होगा, 1 घंटा, तो उसकी बजाय ये है कि आप लोग अपनी एफर्ट पूरी दिखाएं, मैक्सिमम आप लोग अपना टाइम डिवोट करें, तो हम इसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैक्सिमम टाइम देते जाएंगे। क्योंकि रमज़ान में वैसे ही प्रैक्टिस कम होती है, तो इस वजह से जो सेकंड टाइम है ना ये अफ्तारी के बाद, तो ये अब आप लोग जितना खींच सकें जो होगा। ठीक है जी। ओके जी। थैंक यू, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।